तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस के हिस्टोरिक गेम को। आरआर वर्सेस डीसी के गेम को भी एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। एलएसजी और पंजाब का जो कल मैच होने वाला है उसका एक अच्छा सा प्रीव्यू भी निकालेंगे। हम लोग प्लेइंग 11 की बात करेंगे, की बैटल्स की बात करेंगे, प्रिडिक्शंस की बात करेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे उसमें। एंड ऑफ कोर्स रियाल मैड्रिड से रिलेटेड कई सारे रूमर्स आ रहे हैं एंड द बिग वंस, मतलब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की बात कर लो, अल्फोंसो डेविस की बात कर लो, एम्बापे का तो सबको पता ही है। तो कैसे ये ट्रांसफर मार्केट कुड बी अ क्रेजी वन फॉर मैड्रिड, उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वील स्टार्ट विद एसआरएच वर्सेस एमआई। ये मैच आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि शायद सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था। आई वोंट रियली से थ्रिलिंग था बिकॉज एंड के एक दो बार आते आते रिजल्ट पता चल चुका था सब लोगों को। एंड देर आर अदर गेम्स जैसे कि एसआरएच वर्सेस केकेआर जो कि लास्ट बॉल तक नहीं पता था हमें। बट सबसे एंटरटेनिंग मैच तो यू कुड मे बी आर्ग्यू कि यही था बिकॉज द अमाउंट ऑफ पावर हिटिंग एट डिस्प्ले इन दिस गेम, ये आईपीएल छोड़ो, ये T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कहीं भी पूरी दुनिया में ये नहीं हुआ है। इतने रन एक मैच में आज तक किसी भी गेम में नहीं बने, किसी भी T20 मैच में नहीं बने। तो यू कुड आर्ग्यू कि ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग गेम्स तो था ही था। एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस गेम राइट अवे बिकॉज अगर हम लोग पिच की बात करें, कंडीशंस की बात करें, हाँ, ये पिच जो है हैदराबाद का पहला गेम था, होम गेम था। हमने इस पिच को वर्ल्ड कप में देखा खेलते हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, कैसे यहाँ पे काफ़ी हाई स्कोर्स बन रहे थे। आई रिमेंबर जो पहला मैच था यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हुआ था जहाँ पे 350 रन श्रीलंका ने बना दिए थे, जब वो कुशल मेंडिस ने शायद एक सेंचुरी भी मारी थी। एंड सो साइंस वहाँ से क्लियर थे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिच के लिए। अगर ओडीआई फॉर्मेट में ऐसी पिच है तो ऑफकोर्स T20 में तो इससे बेटर ही होगी, इससे बेकार नहीं होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली दो, जब पिच के विजुअल्स निकले थे, जब मैंने पिच रिपोर्ट भी देखी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद ये डबल फेस थोड़ी बहुत हो सकती है बिकॉज देयर वाज लिटरली नो ग्रास। एकदम ड्राई पिच थी, सॉलिड पिच थी, इसलिए बॉल अच्छे से आनी चाहिए। बट ड्राई पिच है तो एक डाउनसाइड क्या हो सकता है कि शायद इवेंचुअली बॉल फंसना भी शुरू कर दे। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि ब्रायन लारा तो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग कर लो पहले, क्योंकि बाद में पता नहीं पिच कैसे बिहेव करेगी। एंड ऑफ कोर्स ही वाज प्रूवन रॉन्ग एंड दिस जस्ट वंस अगेन गोज ऑन टू शो कि जिस बंदे ने 20-30 साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी के क्रिकेट को, वो भी जज नहीं कर पा रहा है तो हम कौन होते हैं, या फिर कोई भी कौन होता है। क्रिकेटर्स भी नहीं जज कर पाते पिचेस को कई बार। दैट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट इन माई ओपिनियन, जो क्रिकेट का पिच से रिलेशन जो है। एंड सो इवेंचुअली द पिच टर्न्स आउट प्रीटी वेल फॉर बैटिंग एज यू ऑल वुड नो। एंड यहाँ पे हार्दिक पांड्या टॉस जीत के बॉलिंग लेता है एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन अपोजिंग टू ब्रायन लारा बिकॉज ड्यू का फैक्टर आता ही आता है एंड में। तो अगर पिच थोड़ी ड्राई भी है ना तो बॉल वेट हो जाती है एंड इवेंचुअली वो नलिफाई करके बॉल अच्छी आने लगी जाती है बैट के ऊपर। इनफैक्ट कमिंस ने कहा कि वो टॉस जीतता तो वो भी बॉलिंग ही करता। सो अगर हम लोग लाइनअप्स की बात करें, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस दोनों टीम्स में थे। मुंबई के रीजंस अलग थे एंड एसआरएच के थोड़े रीजंस अलग थे। मुंबई में भाई अगर हम लोग बात करें तो मफाका, इफ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, 17 साल का लड़का है यार वो। अब वो आईपीएल में डेब्यू कर रहा है बीइंग अ फॉरेनर, जहाँ पे सिर्फ 4 फॉरेन स्लॉट्स अलाउड होते हैं। इट इज़ अ मैसिव फीट यार। सो जस्ट फॉर शोइंग अप इन द टीम आई थिंक ही डिजर्व्स प्रेज फॉर द जर्नी ही हैज़ हैड अंटिल दिस मोमेंट। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट गाय। एंड अगर उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो स्काई अभी भी फिट नहीं थे, तो वो इस मैच में नहीं खेल पा रहे थे। लूक वुड को भी एक निगल हो रखा था, तो इसीलिए वो बाहर थे, मफाका अंदर आ रखे थे। अगर मैं एसआरएच की बात करूँ, यहाँ पे मैंने जैसी लाइनअप सुनी, मेरे 2 रिएक्शंस थे, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ। पहली बात तो जब मैंने सुना कि नटराजन अंदर आ रहा है बिकॉज आई थिंक किसी को इंजरी हो रखी थी, उनाटकट को इंजरी हो रखी थी, सॉरी नटराजन बाहर था, उनाटकट अंदर आ रखा था, तो वो तो चलो मजबूरी वाली बात है। द अदर रीजन, ट्रैविस हेड अंदर आता है फॉर मार्को यानसन, ठीक है। मेरे 2 रिएक्शन थे इस चीज़ के ऊपर। पहला रिएक्शन तो ये था कि यार मैं तो आईपीएल शुरू होने के पहले से बोल रहा हूँ कि ट्रैविस हेड, क्लासन और कमिंस तो नो ब्रेनर्स, इनको खिलाना ही पड़ेगा। तो मुझे खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि कमिंस ने वही चीज़ करके दे दी। एंड दूसरा जो मेरा रिएक्शन था वो थोड़ा उल्टा था कि यार कहीं मुझे जिस बात का डर था ये लोग वही तो नहीं कर रहे, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज दे हैव टू मनी ऑप्शंस ऑन द बेंच। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्को एंसन को खिलाने का पहले मैच में अगेंस्ट केकेआर बहुत ही गट्सी मूव था एंड मैंने उसको बहुत प्रेज भी किया था व्हेन आई एनालाइज दैट गेम केकेआर वर्सेस एसआरएच को। एंड अब उसको हटा के दोबारा ट्रैविस हेड को ले आना, ऑल्दो इट इज़ गुड इन द ग्रैंडर स्कीम, बट डज इट शो कि वो लोग एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चले गए हैं पहले गेम से ही? मैं थोड़ा डबल माइंडेड था।
बट इन साइड आउट्स को ट्रैविस हेड ने रेस्ट पे डाल दिया जब गेम शुरू हुआ. एज यू ऑल नो, गेम शुरू होता है, हम पहले पावर प्ले की बातें करते हैं. 81 रन्स इन द पावर प्ले for just one wicket. This was the highest ever power play score for SRH in the history of the IPL. इससे ज्यादा रन इन्होंने कभी भी पावर प्ले में नहीं बनाए थे. एंड इसका एक बहुत बड़ा हाथ किसका था? ऑफ कोर्स ट्रैविस हेड का था. एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, एंड इस चीज के बारे में और डिटेल में बात करूंगा, विच इज हार्दिक पांड्या एंड द कैप्टन दैट ही इज. कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा है उसके टैक्टिकल डिसीजंस को, जस्ट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन राइट नाउ और रोहित शर्मा नहीं है. एंड मैं उस आर्ग्यूमेंट को और उन लोगों को आड़े हाथों लेना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में. आफ्टर आई एम डन डिस्कसिंग दिस गेम, मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर स्पेशली अलग से बात करूंगा 4-5 मिनट, बिकॉज आई फील वेरी पैशनेटली एंड वेरी स्ट्रांगली अबाउट हाउ पीपल आर ट्रीटिंग हिम. एंड आई थिंक व्यूज और प्रेस के पाने के चक्कर में लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. नॉनदलेस हार्दिक पांड्या ही बॉलिंग स्टार्ट करता है अलॉन्ग विद मफाका. एंड मफाका का पहला ओवर बहुत अच्छा आ जाता है बाय द वे. हाँ, दूसरे ओवर से उसकी पिटाई शुरू हो जाती है. वो क्यों हुई? बिकॉज जब हार्दिक पांड्या मैच का सेकंड ओवर डाल रहा था, तब ट्रैविस हेड का एक टिल्ला कैच जो था वो टिम डेविड ने छोड़ा मिड ऑफ पर. एंड हमने ये ऑलमोस्ट पिछले 3-4 मैचेस से ये काइंड ऑफ हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं. चाहे वो विराट कोहली की बात हो, चाहे वो गायकवाड की बात हो, अब हम ट्रैविस हेड की बात कर रहे हैं. दिस होल सिचुएशन वेयर ओपनर जो है वो पहले ओवर में ही आपको चांस देता है एंड एक बहुत ही ईजी सा कैच फील्डिंग टीम छोड़ देती है, एंड देन ही मेक्स श्योर दैट ही पनिशेस द टीम. दिस कैरिड ऑन इन दिस गेम एज वेल. अगर हार्दिक पांड्या की उस बॉल पे वो कैच हो गया होता तो 90% ऑफ द हेट दैट हार्दिक पांड्या वॉज गेटिंग, और इनफैक्ट आई वुड से आई विल करेक्ट माई सेल्फ एंड से 50%, बिकॉज 90% हेट तो वैसे भी यूजलेस ही है, फालतू की हेट मिल रही है उसको. कम से कम आधे लोग तो सुधर जाते हैं, एंड शायद उतनी हिट नहीं मिली होती जितनी उसको मिल गई अल्टीमेटली. बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली ट्रैविस हेड गोज ऑन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ SRH. आई नो अभिषेक ने बाद में रिकॉर्ड तोड़ा, बट उस मोमेंट तक दैट वॉज द फास्टेस्ट 50 एवर फॉर SRH. एंड वो कब आई है? जब हार्दिक पांड्या की बॉल पे कैच छूटा है, एंड पीपल हैव टोटली फॉरगॉटन दैट. नॉनदलेस वो कैच छूटता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम. ट्रैविस हेड मेक्स श्योर दैट ही मेक्स इट काउंट. जो शॉट उसने मारे हैं ना भाई, वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई. मजाक से हट के बता रहा हूँ. कई सारे मीम्स भी बने इसके ऊपर कि कैसे जब भी ऑपोजिशन की जर्सी ब्लू होती है और टीम में इंडियन का नाम होता है, इंडियन का, तो ट्रैविस हेड बहुत धोता है उनको. सो फार इट सीम्स प्रिटी राइट. हाँ, क्योंकि आई डोंट सी हाउ ट्रैविस हेड इसके बाद बेंच होता है. अब पहले मैच में भी एज हैप्पी आई वॉज दैट कमिंस हैड द गट्स टू टेक अ बोल्ड डिसीजन, इट डिडंट रियली मेक सेंस फॉर मी टू बेंच ट्रैविस हेड, बिकॉज टॉप 3 में जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं, आई नो अभिषेक शर्मा इस मैच में फायर करा है, बट ऑन पेपर दे डोंट लुक द बेस्ट. यू हैव टू अग्री विद दैट. सो ट्रैविस हेड वहाँ पे आके एक बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफर करते हैं SRH के टॉप ऑर्डर पे. नॉनदलेस इस पावर प्ले में अगर हम लोग 2-3 चीज़ें और पॉइंट आउट करें जल्दी से, कोएट्जी जो है वो 6ठा ओवर डालने के लिए आए थे. पावर प्ले का लास्ट ओवर बुमराह ने फिर से 1 ओवर डाला था, एंड उस पर बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है. मैं उसको भी ज़रा आड़े हाथों लेना चाहता हूँ. कोएट्जी 6ठा ओवर डालने आते हैं, 23 रन कंसीड करते हैं. आई थिंक पिछले पूरे मैच में उसने 26-27 रन कंसीड करे थे, या फिर शायद 30 मैक्स टू मैक्स. इसने पहले ओवर में अपने 23 रन कंसीड करें. व्हाट अ वेलकम टू द सेकेंड गेम ऑफ हिज IPL करियर. नॉनदलेस इसके बाद हम लोग 6th to 10th ओवर की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ से हम लोग देखते हैं कि देखो पार पे सबका अच्छा जाता है, कई बार बहुत लोगों का अच्छा जाता है, बट क्या हर बार हमें 270 का टारगेट देखने को मिलता है? उसके लिए मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर टीम ये गेम प्लान तो बना के चलती ही है कि पावर प्ले और आखिरी के 5 ओवर डेथ ओवर्स, इनको तो हमें डोमिनेट करना ही है, बिकॉज दैट इज द टेम्पलेट टू गो विद इन द T20 फॉर्मेट. बट जो टीम मिडिल ऑर्डर्स को भी डोमिनेट कर गई ना, जस्ट लाइक द पावर प्लेस, उस रन रेट पे खेल गई, then that team is destined to score a big total. And that is exactly what SRH did. This is why Mumbai got absolutely no breathing space here. हम लोग 6th to 10th ओवर की बात करें, 4 ओवरों में 67 रन आते हैं. 67 रन लोगों के पावर प्ले में नहीं बनते. उन लोगों ने 4 ओवर में मारे. This is more than 16 runs per over. This is absurd. एंड क्रेडिट टू ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, बिकॉज पहले तो ट्रैविस हेड पिटाई कर रहा था, इवेंचुअली ही गेट्स आउट. उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट ऑफ नोवेयर शुरू हो गया पिटाई करना. यार अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ट्रैविस हेड के शैडो में है, एंड देन इन नो टाइम यू सी कि उसने ट्रैविस हेड से भी जल्दी 50 मार दी.
अभिषेक शर्मा को आई थिंक मैन ऑफ द मैच मिला एंड राइटफुली सो, बिकॉज उसकी जो इनिंग्स थी, why I feel it was more crucial than what Klaasen did and what Travis Head did, and I think commentators ने भी यही सोच के उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया होगा. पावर प्ले एंड डेथ ओवर में डोमिनेट करना एक्सपेक्टेड है, बट उन दोनों मोमेंटम मोमेंट्स को ब्रिज करना, उस ब्रिज पे अगर आपने रन मार दिए उस रेट पे, उस इम्पैक्ट पे, तो आप बड़े प्लेयर हो भाई. एंड वो उसने चीज़ करके दी है, एंड सो दैट इज वाई आई थिंक ही डिजर्व्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. एंड नॉनदलेस अगर हम लोग 2-3 पॉइंट्स और यहाँ पे कवर करें, चावला, क्वेटजी, मफाका, ये 3 पर्टिकुलरली बॉलर्स हैं जिन्होंने इन बीच के फेज में बॉलिंग करी थी. सबकी तोड़ाई हुई है भाई. मैं इसे सिंगल आउट नहीं कर सकता है किसी बॉलर को कि हाँ इसने अच्छी कर दी, लेकिन हाँ इस बॉलर ने वीक मोमेंट दे दिया. लिटरली एवरीवन वाज स्लॉटर्ड. दैट्स हाउ सिंपली पुट दिस कुड बी. इस फेज में बुमराह को एक भी ओवर नहीं दिया जाता. एंड यहाँ पे ना बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे हार्दिक पांड्या को कि अगर आपको पता है कि इतनी पिटाई हो रही है तो वाई वुड यू नॉट ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर राइट अवे. 2 पर्सपेक्टिव्स हैं इसके ऊपर. पहला पॉइंट तो यही है जो कि मैंने भी बोला कि भाई अगर आपकी इतनी पिटाई हो रही है तो तुरंत के तुरंत उसको रोको अपना बेस्ट बॉलर लाकर. दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है विच हार्दिक पांड्या वेंट विद, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड. अगर आप पहला मैच भी देखो उसने सेम चीज़ करी थी कि वो पावर प्ले में 1 ओवर डलवाता है एंड देन बाकी जो उसके बचे ओवर्स हैं वो डेथ ओवर्स एंड आफ्टर द 10th ओवर बेसिकली यूज करना चाहता है. बेसिकली ही इज मेकिंग एवरी ओवर ऑफ बुमराह एन इवेंट इन इट सेल्फ. वॉट डू यू मीन बाय दैट? बुमराह का हर एक ओवर एक विकेट टेकिंग ओवर की तरह वो ट्रीट कर रहा है. उसको स्पेल नहीं दे रहा कि एक और तो वो रिदम में आने में लगाएगा, फिर वो सेटअप करेगा, फिर वो विकेट लेगा ना. ही इज ट्रीटिंग एवरी सिंगल ओवर ऑफ बुमराह एज एन ओवर वेर ही कैन गेट विकेट्स, वेर ही कैन स्टॉप रन्स, एंड ही इज फुल्ली एंटाइटल्ड टू बिलीव दैट वे. आज के दिन वो चीज़ पुल ऑफ नहीं हुई, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है देखने में. जब 10 में से 8 बार ये चीज़ पुल ऑफ होगी ना, तब फिर क्या कहोगे? बिकॉज इट डिड वर्क इन द लास्ट गेम एंड इस मैच में वर्क नहीं करी, फाइन, बट देन अगेन इट इज 50-50. सारा ब्लेम उसे कप्तानी पर डाल देना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव बिहाइंड द टैक्टिकल डिसीजंस इज मतलब प्योर डम डिसीजंस एंड कमेंट्स मेड बाय पब्लिक एंड जर्नलिस्ट एंड हुएवर. मेरे को समझ में नहीं आता कि वाई आर पीपल मेकिंग सच अ बिग फस अबाउट हिज टैक्टिक्स एज अ कैप्टन. क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आप उसका पर्सपेक्टिव अगर समझो एंड गेम का कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस देखो, तो उसका एक्सपीरियंस और उसका जो समझ है गेम की वो भी सही है भाई अपनी जगह पे. क्यों नहीं वो रोके बुमराह के बाकी बचे ओवर्स एंड के लिए? एंड क्यों वो हमेशा ही बुमराह को ऐसे सोच के चले कि भाई बीच में पिटाई हो रही है तो मेरे बाकी बॉलर्स तो कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ बुमराह ही कर सकता है कुछ. वॉट सिग्नल वुड दैट सेंड टू द अदर बॉलर्स कि हम पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं है? और भाई मैचेस जो है 14 मैचेस खेलने पूरे सीजन का ये होने वाला है, कहानी होने वाली है. तो यू वांट कि आप हर किसी को साथ में लेके चलो. ये थोड़ी कि जब भी मुसीबत आए तो सिर्फ 1 मैन आर्मी बन के एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाओ और फिर उसी के ऊपर आप बर्डन डाल दो. दिस इज हाउ टीम्स बिकम डिपेंडेंट ऑन 2 or 3 इंडिविजुअल्स. एक पर्सपेक्टिव ये भी है और वो सही भी है कि भाई जब आपका बेस्ट बॉलर है तो उसको पहले बॉलिंग दे दो. वो चीज़ गलत नहीं है, बट ये चीज़ भी गलत नहीं है भाई. दोनों चीज़ों को देखने का तरीका अलग अलग है, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं. अगर बुमराह से पहले बॉलिंग वहाँ पे करवा दी होती एंड मान लो विकेट नहीं आता तो आखिरी के 10 ओवर में तो उसके ओवर ही नहीं बचते, तब तो और पिटाई होती भाई. तब तुम क्या कहते? तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मेकिंग सच अ बिग फस अबाउट दिस, स्पेशली व्हेन इट इज जस्ट द सेकंड गेम ऑफ द सीजन. इट इज नॉट समथिंग एज इफ इसका एक पैटर्न निकला हुआ है कि 15 मैच ज़्यादा कहते 10 मैच 7-8 मैचेस से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा ये ऐसे होता है एंड फिर भी वो बुमराह से पहले बॉलिंग नहीं कराता. जब ऐसा होगा तब बात करना, अभी तो नहीं हुआ. क्या बेसिस पे तुम टैक्टिकली एनालाइज कर रहे हो गेम को? आई डोंट अंडरस्टैंड. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में, अब वो बुमराह से 2 ओवर्स जलवाता है. अब इसका डाउन साइड क्या है? डेथ ओवर्स में उसके ओवर बचे नहीं, उसके लिए भी गाली दे दो उसको. अब तो वो करे क्या चाहते हो भाई उससे? 4 ही ओवर हैं एक बॉलर के, अब 20 ओवर टोटल है, कहां डिस्ट्रीब्यूट करे? Nonetheless, he had to bowl 2 overs from Bumrah in this phase, and इस phase में अगर हम लोग particularly बात करें 202 रन हो चुके थे by the end of the 15th over. ठीक है, so this means 54 रन आए थे इस फेज में. पिछले 4 ओवर में 67 रन आए थे, इन 5 ओवर में 54 रन आए. तो मैसिव इंप्रूवमेंट है मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रन रेट की बात करें तो.
क्यों हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स बुमराह ने 2 ओवर डाले, बट इसका डाउन साइड क्या है? अब डेथ ओवर्स में पिटने को तैयार हो जाओ, एंड वही हुआ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहली बात तो क्लासन जो है वो आता है यहाँ पे जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, पीयूष चावला विकेट लेता है उसका। क्लासन इनिशियली मुझे लगा था 5-6 बॉलों के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, 100-150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा, ज़्यादा नहीं खेल रहा। एंड आई वॉज थिंकिंग कि शायद अब मार्करम जो है वो एक एग्रेसर वाला रोल प्ले करना शुरू करेगा, बट समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हैपेंड। मूविंग फॉरवर्ड बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है मुझे। जब 15 ओवर खत्म हो गए थे, लास्ट के 5 ओवर के लिए ऐसा एक सीन हो गया था जहां पे 1 ओवर तो स्पिनर को ही डालना पड़ता, पेसर्स के सिर्फ 4 ही ओवर बचे थे, एंड उस विकेट पे स्पिनर से डलवाना इट इज नथिंग लेस देन हेल, ठीक है। तो अब बात ये थी कि आप किस स्पिनर से डलवाते हैं। यहां पे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं हार्दिक पांड्या से, उसके ऊपर हम लोग आएंगे क्योंकि लास्ट ओवर था जो कि मुलानी को मिला था। उससे पहले के जो 4 ओवर थे उससे पांड्या ने बॉलिंग करी, क्वेटजी ने बॉलिंग करी, मफाका ने बॉलिंग करी, सारे मेन पेसर्स ने बॉलिंग करी है। 75 रन खाते हैं आखिरी के 5 ओवर में, दैट इज 15 रन एवरी ओवर। और बताता हूं आप लोगों को, क्लासन भाई जिस तरीके से उसने एक्सेलरेट करा है, मुझे लिटरली लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मार्करम तो सपोर्टिंग रोल खेल रहा है भाई, सिर्फ सिंगल देके क्लासन को स्ट्राइक दे रहा है एंड क्लासन पूरी पिटाई कर रहा है। एंड फिर मैंने स्कोर कार्ड पे एकदम स्टैट्स देखे और मार्करम की खुद की स्ट्राइक रेट 150 की थी। दैट इज हाउ गुड क्लासन वॉज, दैट ही मेड मार्करम हु वॉज प्लेइंग जेन्युइनली फास्ट। भाई 150 की स्ट्राइक रेट बहुत तेज होती है। क्लासन मेड दैट गाय लुक स्लो because that is how fast Klasen's acceleration was. So nice to see भाई। क्लासन के लिए मैंने ट्वीट भी किया था, आई वंडर, तुम लोग कमेंट करके बताना, अगर क्लासन अगले सीजन मेगा ऑक्शन में आता है बाय एनी चांस, इज इट सेफ टू अज्यूम कि वो सबसे महंगा प्लेयर एवर होगा, नॉट जस्ट इन दैट ईयर्स ऑक्शन, एवर इन द हिस्ट्री? इफ यू अग्री कमेंट करके बताना इस बात पे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट ओवर जो था हमारा वो चावला को क्यों नहीं दिया गया, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा हार्दिक पांड्या से। एक टेम्पटेशन होती है कि एक लेग स्पिनर को ना दिया जाए डेथ ओवर्स में, क्योंकि लेग स्पिन में कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल होता है एज अपोज टू फिंगर स्पिन। बट आई थिंक चावला इज एन एक्सेप्शन टू दैट, बिकॉज चावला इज नॉट अ टिपिकल लेग स्पिनर इन दैट सेंस। वो एक ऐसा बंदा है जो कि 120 किलोमीटर पर आर की क्या कहते हैं स्लाइडर भी फेंक सकता है। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है उसके लिए कि वो हाथ से पकड़ के बॉल फेंके, रिस्ट पे ज़्यादा रिलाई ना करे, प्लस द एक्सपीरियंस दैट ही हैज। आई थिंक वहां पे शायद हम लोग पीयूष चावला के साथ जा सकते थे। दैट इज वेयर आई विल डिसएग्री विद हार्दिक पांड्या। बट ऑल एंड ऑल बुमराह जैसा बंदा भी 9 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिटा है, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स हर बंदा पिटा ही है यहाँ पे, 277 का हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना है, तो नो बडी विल बी स्पेयर्ड। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, 9 रन पर ओवर की इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट टर्म्स लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम इट लुक्स सो गुड, बिकॉज बाकी लोग तो 15 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिटने हैं भाई। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ बुमराह एज वेल। मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स नाउ, ठीक है। आई थिंक मुंबई स्टार्टेड इक्वली गुड। अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, 76 रन बनते हैं उनके और 2 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले के अंदर। रोहित शर्मा एंड ईशान किशन फायरी स्टार्ट, बहुत मजा आया देखकर इवेंचुअली, क्योंकि भाई अगर आप हर ओवर में 15 रन मारो तो भी 15 रन चाहिए अगले ओवर में, इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट इतनी हाई थी, तो इसके लिए आप कोई ब्रीदिंग स्पेस ले ही नहीं सकते एसेंशियली। एंड उसके चलते हुए आपको ऑलमोस्ट हर दूसरी बॉल पे एक बाउंड्री के लिए सर्च तो करना ही था। दैट मीन्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न रेशो, एंड सो इवेंचुअली ईशान किशन एंड रोहित शर्मा दोनों आउट हो जाते हैं। हिट आउट करते हुए आउट होता है, मैं ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। रोहित शर्मा का कैच छोड़ भी दिया था पहले बाय द वे, बट बोथ लुक्ड इन ग्रेट निक, जितना खेले बढ़िया खेले, अच्छे शॉट लगा रहे थे। इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, मैं उस पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं अपने वो टिपिकल नमन धीर एंड तिलक वर्मा आते हैं। अच्छा, तिलक वर्मा इनिशियली मुझे बड़ा स्लो लग रहा था, जब उससे कुछ 10 बॉल पे 5-6 रन थे, एंड आई वंडर्ड कि क्या सोच रहा है वो एग्जैक्टली, बिकॉज ही इज नॉट रोहित शर्मा जो कि पहले के 10 बॉलों पे कम रन मार के फिर एकदम से एक्सेलरेट कर जाए, राइट। बट ही प्रूव्ड मी टोटली रॉन्ग। जिस तरीके से उसने खेला उसके बाद could have been a match winning innings had he stayed till the end very easily। और मैं चीज आपको बताता हूं, 10 ओवर के खत्म होने तक 141 रन बन चुके थे 2 विकेट के लॉस पे। सो इफ यू सी पावर प्ले के बाद 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता। ऑन टॉप ऑफ दैट 65 रन बन जाते हैं इन दोज 4 ओवर्स,
SRH ने 67 रन मारे थे 6 से 10 ओवर के बीच में, मुंबई ने भी 65 रन मार दिए डिस्पाइट लूजिंग रोहित शर्मा, ईशान किशन। दिस वॉज द फेज जहां पे मुंबई ने ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर दिया था गेम को, एंड यहां से गेम कहीं भी जा सकता था सेकेंड हाफ के लिए, 10th to 20th ओवर के लिए। बट जो नेक्स्ट फेज आता है 10 से 15 ओवर के बीच का, यहां पे मुंबई गेम हारी है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई। ठीक है, 15 ओवर के खत्म होने तक मुंबई का स्कोर था 185 फॉर 4। दिस मीन्स कि 10 से 15 ओवर के बीच में ना ही उन्होंने दो विकेट लूज भी करे, बट ऑल्सो सिर्फ 44 रन बनाए। 44 रन मतलब 5 ओवर में 9 रन पर ओवर भी नहीं होता इन अ गेम जहां पे आपको 14-15 रन पर ओवर चाहिए। दिस वॉज द मोमेंट जहां पे मुंबई गेम हार गई। यहां पे हार्दिक पांडे भी बैटिंग करने के लिए आया था, उसकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं। 12 से 15 ओवर का जो फेज था ना, ये जो 3 ओवर थे, यहां पे 18 बॉलों में सिर्फ 20 रन आए थे। अगर मैं और प्रिसाइसली बताऊं तो ये वो 3 ओवर थे जहां पे गेम एकदम मुंबई के हाथों से निकल गया इन माय ओपिनियन। एंड यहां पे अगर हमारे विकेट्स ना लूज हुए होते तो शायद हम लोग उन्हीं सेट बैट्समैन के साथ इन 3 ओवर में 50 रन भी मार सकते थे, 40 रन भी मार सकते थे, हु नोस। बट पॉइंट वही है कि इतना बड़ा टारगेट जब ऑलरेडी आपके दिमाग पे होता है ना, एट द बैक ऑफ ए माइंड आपको हॉन्ट कर रहा होता है ना, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उतना लंबा सोचने का। आपको बॉल बाय बॉल जाना पड़ता है, एंड लूज बॉल दिखेगी तो हिट आउट करने जाना ही पड़ेगा। उस प्रोसेस में आप आउट भी हो सकते हो, एग्जैक्टली वही होता है। तो मैं मुंबई इंडियंस से किसी भी बैट्समैन को ब्लेम नहीं करूंगा, इट इज जस्ट द ग्रेटनेस ऑफ द बैट्समैन ऑफ SRH जिन्होंने इतना बड़ा टारगेट क्रिएट करके दिया। एंड नाउ लेट्स कम टू द ग्रेटनेस ऑफ द SRH बोलर्स। भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, टिम डेविड ने तो चलो एंड में अपने आप को रिकवर कर लिया था, उसकी स्ट्राइक रेट भी 150-200 की हो गई थी एंड आते आते, नॉट आउट भी रहा था वो। हार्दिक पांड्या का जो कि बहुत हाईलाइट हो रहा है कि 24 रन बनाए 20 बॉलों पे, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज़ का। वो इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम शुड हैव बीन मच बेटर। ठीक है, ये बात तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। आखिरी के जो 5 ओवर है, ठीक है, इन 5 ओवर में 61 रन आते हैं। अल्टीमेटली 246 का टारगेट अचीव कर पाती है मुंबई इंडियंस, 5 विकेट गिर जाते हैं, 31 रन से ही हारते हैं। कोई टीम अगर 277 बना रही है तो आप क्या सोचोगे कितने रन से तो जीतना चाहिए कम से कम। अगर दूसरी टीम ने 200 भी बना दिए तो भी 77 रन से आप जीत रहे हो। मुंबई ऑलमोस्ट स्कोर 250। पहली बात तो क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस के बैट्समैन ऑल्सो यार, फॉर पुटिंग अप सच अ ग्रेट फाइट एंड इन द प्रोसेस क्रिएटिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग गेम इन द हिस्ट्री ऑफ T20s एवर। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस थोड़ा पेल आउट करके होता तो ये मैच इतना मजा आता नहीं इसको देखने में। मुंबई इंडियंस के बैट्समैन इतना एफर्ट दिया है एंड तक, इसीलिए मैच इतना इंटरेस्टिंग और इतना एंटरटेनिंग हुआ है। बट उनका जो एफर्ट था वो विनेबल हो सकता था, उसको रोका किसने? द फास्ट बॉलर्स ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, पर्टिकुलरली बुमराह, उनादकट एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन पैट कमिंस। पैट कमिंस तो भाई पहली बात मैं बता दूं, कप्तानी T20 की जितना भी सवाल उठा सकते हैं हम लोग, बट बॉलिंग जो उसने इस मैच में करके दी है भाई टॉप नॉच। आई थिंक 9 से कम की इकोनॉमी थी उसकी, 8.7 समथिंग कुछ की इकोनॉमी थी उसकी। 2 विकेट लिए उसने, 4 ओवर पूरे डाले, एंड एक ऐसा माहौल जहां पे 500 से ज़्यादा रन बने, वहां पे आप 8 साढ़े 8 की इकोनॉमी से अगर आप रन दे रहे हो तो भाई क्रेडिट यार, द हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट परफॉर्मेंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बट अगर आप बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार और उनादकट की बातें करो, इसके लिए मैंने ट्वीट किया था स्पेसिफिकली आफ्टर द गेम, इनके अगर तुम एब्सोल्यूट नंबर्स देखो 40-50 रन दोनों ने खाए हैं, ठीक है, एंड ऑन पेपर देखने में बड़े एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, एंड लगने भी चाहिए। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स हम बात करें तो किसी भी मैच में 40-50 रन खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है किसी भी बॉलर के लिए। इनविडेबली आप ऐसी परफॉर्मेंस के लिए गाली ही खा रहे होगे, मैं फिर भी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मैच का कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, सिर्फ स्टैट्स देखना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप उन आखिरी के 5 ओवर की बात करो, एंड देन नाउ पर्टिकुलरली कमिंग टू हार्दिक पांड्या's बैटिंग, आई नो ही वॉज बैड, बट भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकट मेड हिम लुक वर्स देन ही वॉज। जिस तरीके से उन लोगों ने स्लो डिलीवरीज को परफेक्शन से एग्जीक्यूट करा है ना, मास्टर क्लास है वो, जेन्युइनली मास्टर क्लास है। बिकॉज एंड में आप क्या 30 रन से ही हारे हो,
कोई बड़ी बात नहीं है, शायद 30 के 10 रन हो जाते, सिर्फ 10 रन से ही हारते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत जाते, बट एज क्लोज एज यू कैन गेट टू द टारगेट टू इंश्योर आपकी नेट रन रेट ज़्यादा अफेक्ट ना हो रही हो। वो सिचुएशन तो मैटर करता है ना। इमेजिन अगर SRH 270-280 रन बनाकर भी सिर्फ 10-15 रन से जीत रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ खाली की ना कि हमारे पास एक गोल्डन चांस है अपनी नेट रन रेट इंप्रूव करने का। एंड सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, 15-16 साल हो गए कि IPL के आखिरी दिन तक फोर्थ स्पॉट डिसाइडेड नहीं होता और नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो दुख ना हो, वो इंश्योर किसने करा? वो बुमराह कह रहा हूँ वहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकत ने, जो उन्होंने स्लोअर बाउंसर्स डाली हैं, जो चेंज इन वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस करा इन लोगों ने टाइम एंड अगेन। 2 बॉलें 1 ओवर में लगातार सेम नहीं थी कभी भी, अगर आप नोटिस करो तो कोई ना कोई वेरिएशन चल ही रहा था। दे क्वाइट फ्रैंकली डिड नॉट लेट हार्दिक पांड्या और टिम डेविड सेटल डाउन। सो हार्दिक पांड्या की बैटिंग जितनी बुरी थी, उससे कई ज़्यादा बुरी उनादकट और भुवनेश्वर कुमार ने लगवाई भी है कुछ हद तक तो। एंड अल्टीमेटली इसी के साथ जो है भाई, इट वॉज अ हिस्टोरिक विन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन बट इन टर्म्स ऑफ द स्कोर दे क्रिएटेड यार, फॉर श्योर। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, उमरान मलिक जो कि इम्पैक्ट प्ले की तरह आए थे, उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला है पूरे मैच में। तो वो क्या थिंकिंग थी एग्जैक्टली? सनराइजर्स की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ खास थी नहीं, अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार और उनादकट एंड पैट कमिंस, जो डेथ ओवर में उन्होंने बॉलिंग करी है पर्टिकुलरली, बिकॉज भुवनेश्वर और उनादकट दोनों पहले हाफ ऑफ द गेम में कुछ खास लग नहीं रहे थे। सो बॉलिंग वाइज दे विल हैव टू लुक इनटू देयर ऑप्शंस एंड यूटिलाइज देम मच बेटर। आई थिंक रोटेशन बेटर हो सकता है वहाँ पे। एंड एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, रोमारियो शेफर्ड आता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एंड ये सेम बेवकूफ़ी करी है जो कि मैंने पंजाब वाले मैच में बैंगलोर के लिए कही थी। आप क्या कर रहे हो भाई? यहां पे मैं हार्दिक पांड्या को क्वेश्चन करूंगा। रोमारियो शेफर्ड इज अ बॉलिंग ऑप्शन टू, बॉलिंग भी कर सकता है वो, तो उसको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एक तो ना प्लीज लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस वंस फॉर ऑल। अगर किसी कैप्टन को भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आ रहा, इम्पैक्ट प्लेयर इज नॉट मेंट फॉर ऑलराउंडर्स। इम्पैक्ट प्लेयर अगर कोई बंदा यूज हो रहा है तो मतलब उसका सिर्फ एक ही स्किल सेट यूज होगा इस मैच में, बैटिंग बॉलिंग में से, और ऑलराउंडर दोनों स्किल सेट्स प्रोवाइड करता है। तो आप ऑलराउंडर को इम्पैक्ट प्ले की तरह क्यों लाना चाहोगे, उसका एक स्किल सेट कट ऑफ करके? क्या पॉइंट है उसका? तो रोमारियो शेफर्ड को गेम में स्टार्ट ही करा लेते, क्योंकि अगर इतनी पिटाई हुई है इतने सारे लोगों की, मे बी यू लैक्ड ऑप्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, तो शायद वो एक नया ऑप्शन आपको लाके देता, शायद चेंज ऑफ रिदम लाके देता, उसकी बॉलिंग काम आ जाती, तो उसको स्टार्ट ही करा देते अगर इम्पैक्ट प्ले की तरह लाना था। तो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि शायद प्लान भी नहीं था कि इम्पैक्ट प्ले की तरह लाएंगे, शायद किसी और को लाने वाले होते, बट क्योंकि वो पावर हिटिंग चाहिए थी एंड में सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ हैंड थी, तो शायद उसको चांस दे दिया गया कि भाई जाके थोड़ा टाइम मिले। अगर ऐसा है तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस टू यूज एन ऑलराउंडर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये बात हो गई हमारे मैच की। मूविंग ऑन, एक जो मैं पॉइंट बोलूंगा, 2 चीज़ें मुझे कवर करनी है यहाँ पे। पहली बात तो डू आई हेट SRH। ये जो हमारा जो क्लिप्स वाला चैनल है, ठीक है, उसमें मैंने SRH स्क्वाड के एनालिसिस अलग से डाली थी। मतलब ऑफ कोर्स मैं पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ एंड देन आई पुट देम ऑन द क्लिप्स चैनल। बाय द वे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक कर लो जाके उस चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा। तो वहाँ पे ना कई लोग ने सिर्फ वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो देख ली एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं शायद SRH को हेट वेट करता हूँ। ठीक है, एंड माई अपील टू दोज गाइज इज, पहली बात तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप मेरे पिछले साल की वीडियोस जाके देखें जहाँ पे माई टीम KKR मैंने उसको कितनी गालियाँ दी हैं। तो वो इट्स अनफेयर कि तुम लोग जाके रिसर्च करोगे मेरे पूरे चैनल पे पहले कि भाई इसने 1 साल पहले क्या वीडियो डाली थी, तो तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे। तो आई अंडरस्टैंड दैट, एंड सो फॉर योर कन्वीनियंस मैं अभी से बता देता हूँ, ऑफकोर्स आई डोंट हिट एनी टीम भाई। ये जो मिसकंसेप्शन है अपने दिमाग से निकाल दो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट SRH को मैंने तक क्रिटिसाइज क्यों करा था? पहली बात तो मैंने ना कुछ लोगों को देखा है जो कि अभी मेरी टीम KKR पहले मैच में SRH को धोके आई है। मैंने कोई आउटलैंडिश किसी पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोला है, देखो हरा दिया, ये बोला था, कर दिया ना, ऐसा चुप हो गया ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आई डोंट केयर ब्रो। मतलब SRH को मैं हेट करता ही नहीं हूँ, मैं इंडिफरेंट हूँ SRH की तरफ, जस्ट लाइक एनी अदर टीम। तो मैं जिस टीम को पसंद करता हूँ उसका उल्टा है मैं किसी टीम को हेट करता हूँ। इनडिफरेंस उसका उल्टा नहीं होता है, फ़र्क समझना सीखो। तो आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स SRH। तो SRH को हमने KKR ने हरा भी दिया, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर गेम। अगर हम हार भी जाते तो भी इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर गेम। तो SRH की तरफ कोई हेट नहीं है, बट जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो डम हैं।
बुरा लगता है तो तुम्हें लगे, एंड ये प्रॉब्लम्स इवेंचुअली सरफेस होंगी ही होंगी. डू आई विश कि SRH क्वालिफाई ना करे? ऑफ कोर्स नॉट. वाई वुड आई नॉट वॉन्ट टू सी सच एन एंटरटेनिंग टीम इन द प्ले ऑफ्स? भाई मेरा ही फायदा है, मेरे को मजा आएगा गेम देखने में, मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर व्यूज ज़्यादा आएंगे अगर इतना एंटरटेनिंग गेम होगा तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ. बट जो गलती करी उस पर कॉल आउट तो करूँगा. ठीक है, KKR के लिए लास्ट ईयर तक मैं इतना ज़्यादा रैंट क्या करता था, अगर तुम वो देख लोगे तो SRH तो कुछ भी नहीं है भाई, अगर तुमने वो देख लिया तो. बट सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दिस इज अ वेरी पैशनेट वन, एंड मैं यहाँ पे तो सीरियसली बात करूंगा, विच इज़ द हेट दैट हार्दिक पांड्या हैज़ बीन गेटिंग. ठीक है, देखो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट फिर से दे दूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप मेरे चैनल पर जाके पहले की वीडियोस देखो एंड पूरा समझो कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है सिचुएशन में, क्या कॉन्टेक्स्ट है. तो मैं बहुत बड़ा रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा. ठीक है, एंड जब रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया था तो मैंने 2-3 पॉडकास्ट पूरे बड़े बड़े 1-1 घंटे के बनाए थे. उसमें ये सेक्शन ज़रूर रखा था हर पॉडकास्ट में कि कैसे, मतलब मैं और मेरा भाई जो कि इस पॉडकास्ट में होते हैं यूजुअली, हमने पूरा सिचुएशन को 3 पर्सपेक्टिव से एनालाइज करा था. हार्दिक पांड्या का पर्सपेक्टिव, रोहित शर्मा का पर्सपेक्टिव एंड मुंबई इंडियंस का पर्सपेक्टिव. एंड फिर उन तीनों पर्सपेक्टिव से लेके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के हर पॉसिबल सिनेरियोज क्रिएट करे थे. एंड वी कंक्लूडेड ऑन एवरी सिनेरियो कि अल्टीमेटली गलती मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या की ये रोहित शर्मा के साथ जो है वो गलत हुआ है. दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, रोहित शर्मा के साथ जो है गलत हुआ है, एंड उसको कोई सही नहीं कर सकता, कोई प्रूव नहीं कर सकता मेरे सामने कि रोहित शर्मा के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ है. ठीक है, पक्का हुआ है. बट जो हार्दिक पांड्या के साथ अभी हो रहा है ना, दैट इज जस्ट एज वर्स और मे बी इवन वर्स दैन रोहित शर्मा. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ रोहित शर्मा फैन हु बिलीव्स रोहित शर्मा वाज रॉन्ग. व्हाई डू आई से दैट? हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना है, ऑफ कोर्स उसकी इंटेंशन रही है इसीलिए वो बना है, बट सारा हिट उसको क्यों दिया जा रहा है? मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने नहीं बनाया क्या उसको कैप्टन? अगर रोहित शर्मा से इतना ही प्यार था मुंबई को तो हार्दिक पांड्या को मना कर देती, ना लेती ऑक्शन में. अगर हार्दिक पांड्या ने ये कहा होगा, ऑक्शन कह रहा हूं, ट्रेड में कहा होगा अगर ये कि भाई मैं आऊंगा इसी शर्त पे कि मुझे कप्तान बनना है, तो मुंबई मना कर देती, ना लेती. भाई कैमरो गेम पे इन्वेस्ट करे तो थे पैसे. तो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट उतनी ही बड़ी भागीदार है सिचुएशन में जितना बड़ा हार्दिक पांड्या है. तो सारा हिट हार्दिक पांड्या को दे रहे हो तुम. ठीक है, दूसरी बात आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या अगर कप्तानी मांग रहा है तो उसमें गलत क्या है? ही इज एमिंग, और रादर ही हैज बीन स्पोकन टू एज वेल बाय द BCCI कि यू आर अ प्रोस्पेक्ट फॉर द नेक्स्ट कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा. तो डेफिनेटली वो किसी भी फ्रेंचाइज में जाएगा तो कैप्टन बनने ही तो जाएगा. तो इसमें गलत क्या कर रहा है वो? कई लोग कहेंगे कि हाँ वो वेट कर सकता था 1 साल के लिए कि भाई इस साल रुक जाता हूं, अगले साल रोहित शर्मा को बनाता हूं कैप्टन. सो कन्वीनियंट. नो, हर चीज इतनी कन्वीनियंट नहीं होती भाई, हर चीज में इतनी गारंटीज नहीं दी जाती हैं. वो अपना केस तो रखेगा ही ना. सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन बन रहा है तो तुम ड्रामा क्यों फैला रहे हो हर जगह? रोहित शर्मा के ऊपर वो रील बना रहे हैं कि वो उसको फील्ड पे इधर उधर भागने को कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. अबे कैप्टन है तो बोलेगा ही भाई. ऑन दी अदर हैंड जो ये रील्स निकल के आनी, पहले बात तो दे ऑल आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये सब पब्लिक सेंटिमेंट को हेट फैलाने के लिए कर रखा है कि रोहित शर्मा को यहाँ से यहाँ फील्डिंग पे चेंज कर दिया, वो ड्रेसिंग रूम में वो बुमराह और वो रोहित शर्मा और वो ये अपना 1-2 और पुरानी सीनियर्स जो हैं वो सब साथ में बैठे हुए हैं, हार्दिक पांड्या अलग बैठा हुआ है. पहली बात तो ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रील्स तुम देखना मत करो, ये सब फालतू में गंद फैला रहे हैं. दूसरी बात, अगर ये सच होता, पहले बात तो सच है नहीं, अगर ये होता तो गलती रोहित शर्मा, बुमराह और उन सब लोगों की है, हार्दिक पांड्या की नहीं है. अगर पॉइंट एक टीम का कैप्टन अपॉइंट हो गया फिर उसकी सुनो, फिर ये ड्रामा मत करो कि भाई मैं नहीं सुनूंगा, तू मेरा कप्तान होगा लेकिन मेरा असली कप्तान तो वही है. ये ड्रामा नहीं होता, फील्ड पे सब ड्रामा नहीं होना चाहिए. फिर गलत तुम हो एज अ प्लेयर, वो कप्तान नहीं है क्योंकि उसका तो काम है कि वो टीम को लीड करे, वो नहीं करेगा तो उसको सूली पे चढ़ाओगे. तो ये ड्रामा बंद कर दो, पहली बात तो ये. एंड हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है, वो कैप्टन है तो वो बोलेगा रोहित शर्मा को भाई कहीं फील्ड चेंज करना है तो, एंड जब जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा से इनपुट्स भी लेगा जो कि लिए लेकिन लोग दिखाते ही नहीं है. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं. जो जर्नलिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स, इसमें बहुत बड़े लोग भी हैं और थोड़े छोटे लोग भी हैं, जो ये लोग
ज्ञान देते हुए आ रहे हैं ना तुम लोगों को बहुत ही स्मार्ट बनने के चक्कर में। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो कि ये एक लाइन है, इंडिया इज अ प्लेयर ऑब्सेस्ड कंट्री नॉट अ टीम ऑब्सेस्ड कंट्री, विच मीन्स कि वो लोग वही विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन पहले, धोनी, इन सब के फैन बेस की वजह से बस कल्चर है क्रिकेट का। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट को शायद उतना रिवर नहीं करते, या फिर टीम को रिवर नहीं करते इतना। दे केयर मोर अबाउट द इंडिविजुअल प्लेयर्स। सही बात है, काफ़ी हद तक सही बात है ये। एंड ये चीज़ बड़े बड़े जर्नलिस्ट ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, अपनी वीडियो में ये लाइन बोल देते हैं बड़ा स्मार्ट बनने के लिए। कई लोग जो पब्लिक में तुम लोगों में से हैं, वो कमेंट में ऐसे लिख देंगे बड़ा स्मार्ट बनने के लिए कि भाई मेरे को थोड़े लाइक्स मिल जाए। ये वही लोग हैं जो कि आज के टाइम पे रोहित शर्मा को प्रेज करने में या फिर पता नहीं क्या डिफेंड करने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को गाली दे रहे हैं। और इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई है नहीं। और इस बात पे तो मैं एंड तक लड़ जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं इस बात पे। तुम मुझे इस आर्गुमेंट में हरा ही नहीं सकते। अगर तुम कह रहे हो कि इंडिया शुड नॉट बी अ प्लेयर ऑब्सेस्ड कंट्री, तो तुम क्या कर रहे हो? रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा। मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या को जो है बहुत खराब सीजन जाए। मैं अभी तक तो मुंबई का फैन था, लेकिन जब से रोहित शर्मा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है, मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा का सीजन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन मुंबई का सीजन बहुत खराब जाए, ताकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हमको जीते भी ना और सबको प्रूव हो जाए कि रोहित शर्मा बेटर कैप्टन था। ये क्या है? ये कैसा सेंटिमेंट है? इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि तुम खुद एक प्लेयर ऑब्सेस्ड कंटेंट क्रिएटर या फिर जर्नलिस्ट हो, एंड नॉट अ टीम ऑब्सेस्ड कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट। तुम क्या ज्ञान दे रहे हो दूसरे लोगों को? हिपोक्रेट। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ऐसे जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स भाई थोड़ी शर्म करो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम द रोहित शर्मा फैन बेस, डोंट स्प्रेड हेट एंड रूमर्स, डोंट स्प्रेड अननेसेसरी नैरेटिव्स। You look very bad and have some moral consciousness on this. Second appeal to the public, छोटी बुद्धि लेके बेवकूफ मत बनो, रिएक्टिव मत बनो। सिचुएशन को चारों तरफ से देख के समझो और एनालाइज करो एक्चुअली में हु इज एट फॉल्ट एंड हु इज गेटिंग अननेसेसरी हेट। अंध भक्ति मत करो किसी की भी। और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी फ्रेंचाइज है, अगर तुम मुंबई इंडियंस के फैन हो तो तुम सोचो तुम क्या चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे। रोहित शर्मा एकदम रिटायर हो जाएगा। आई स्टिल से मुंबई ने जो रोहित शर्मा के साथ किया वो गलत करा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ये कहने लग जाओ कि भाई अब रोहित शर्मा का सीजन अच्छा चला जाए लेकिन मुंबई बेकार कर जाए। एंड हार्दिक पांड्या को तुम होते कौन गाली देने वाले? भाई वो अपनी कंट्री से खेलेगा वर्ल्ड कप अभी यार। तुम नहीं चाहते कि वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा करे? फिर वंस अगेन, हु इज अ प्लेयर ऑब्सेस्ड पर्सन और अ जर्नलिस्ट और अ क्रिएटर? टीम ऑब्सेस्ड बनो ना। टीम का फायदा किसमें है? अगर हार्दिक पांड्या डज वेल एंड हैज अ ग्रेट T20 वर्ल्ड कप एंड हेल्प्स अस विन दैट वर्ल्ड कप, ये क्यों भूल जाते हो? Why are you so reactive just for these 2 months of something that doesn't even mean in the grander scheme of things? IPL के 2 महीने से कुछ नहीं होने वाला भाई। वर्ल्ड कप जीतोगे तो अगले 10 साल तक लोग याद रखेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग क्या चाहते हैं। एंड हार्दिक पांड्या को मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैक्सिमम लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब तो उसकी हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको, बिकॉज अब एक ट्रेंड बन गया उसको क्रिटिसाइज करना। वो बंदा टैक्टिकली कुछ डिसीजन ले रहा है, बुमराह को उसने जिस तरीके से यूज़ करा है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत अंडररेटेड तरीका है वो। जस्ट एज आई मेंशन इन द प्रीवियस सेगमेंट जब मैंने एक्सप्लेन करा SRH और मुंबई के मैच को, हाउ ही इज ट्रीटिंग एवरी ओवर ऑफ बुमराह एज एन इवेंट। नॉट मैनी हैव द गट्स टू पुल दैट ऑफ। फर्स्ट मैच जिस तरीके से उसने अपने बॉलर्स को रोटेट किया था, बेस्ट रोटेशन बाय कैप्टन इन दिस IPL येट। वो नुआंस चीज़ें, इससे लोग अपना दिमाग नहीं लगाते उनको टैक्टिकली समझने में, एंड जो चल रहा है ट्रेंड पे सोशल मीडिया पे 2-3 लाइक्स खुद बटोरने के चक्कर में बोल देते हैं। तो ना खुद ऐसे बनो ना ऐसे लोगों की सुनो, ठीक है? अब वो अभी मैंने मैच में देखा था उसका, वो बैटिंग करने के लिए आ रहा था तो वो कुछ ऐसे गाने पे थोड़ा सा ग्रूव करते हुए आ रहा है तो उसके लिए गाली दे रहे हैं। आज अगर ये उसका अच्छा टाइम चल रहा होता ना अभी, तो सब लोग कहते हैं भाई क्या एलीट मेंटालिटी है, अनफेस्ड बाय द प्रेशर, अनबॉदर्ड बाय द सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता कॉन्फिडेंट है। अभी उसी चीज़ को सब गाली दे रहे हैं। भाई थोड़े बड़े हो जाओ और थोड़ा मेच्योरली एक्ट करो, थोड़ा लॉजिकली एक्ट करो। इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करके इन चीज़ों को फैला के ना तुम कूल लगते हो, महा बेवकूफ़ ज़रूर लगते हो लेकिन पब्लिकली। मैं तो यही कहूँगा टू ऑल द क्रिएटर्स, टू जर्नलिस्ट एंड द पब्लिक एज वेल, ठीक है? होप दिस चेंजेस द सेंटिमेंट, होप दिस provokes you to think with a different perspective. Maybe not agree with it eventually, but at least give it a thought. Anyway, moving on to the next game, which is
आरआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। ये मैच भी अनदर इंटरेस्टिंग वन, लास्ट ओवर तक फंसा हुआ था मैच, क्वाइट फ्रैंकली थोड़ा अननेसेसरीली फंस गया था, बट वील कम टू दैट। लेट्स डिस्कस द टॉस एंड द लाइनअप्स, ठीक है। विकेट जो है यहाँ पे, राजस्थान का मैच था, घर पे मैच था जयपुर में, वो सिमिलर था पहले मैच से जो कि उनका एलएसजी के अगेंस्ट हुआ था। ऑल दो जो इस मैच की पिच थी और जो पिछले मैच की पिच थी वो थोड़ी अलग अलग थी, सेम पिच नहीं थी, डिफरेंट पिच पे यूज हुआ था गेम, बट नेचर सेम था। वेयर यू वुड सी कि यार वैसे तो रॉक सॉलिड है, ऊपर घास भी है, लेकिन अंडरनीथ जो क्रैक्स है ना वो मूव भी कर रहे हैं। सो यू कांट रियली अज्यूम कि दिस इज अ बैटिंग पैराडाइज। एंड आई थिंक हमने दोनों मैचेस से ये चीज़ कंक्लूड कर भी ली जस्ट बाय द टोटल्स दैट द टीम्स हैव पोस्टेड कि इतना आसान है नहीं यहाँ पे बैटिंग करना। एंड सो यहाँ पे टेम्पटेशन वंस अगेन हो सकती थी कि हम लोग यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग पहले कर लें, क्या पता बाद में पिच वेयर एंड टेयर के साथ जो है मुश्किल हो जाए। बट क्योंकि ड्यू फैक्टर था, डे नाइट मैच था, विच इज़ वाई आई फेल्ट कि इट वॉज द राइट डिसीजन टू बोल फर्स्ट, क्योंकि इवेंचुअली वो ड्यू फैक्टर नलिफाई कर ही देता है बाकी एस्पेक्ट्स को। एंड सो दोनों कैप्टन्स को बॉलिंग करनी थी पहले, ऋषभ पंत टॉस जीता है, बॉलिंग करता है। अबाउट द चेंजेस, राजस्थान ने सेम टीम खिलाई, एकदम सेम इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ करा, ठीक है, एंड सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करी। सैमसन हैज़ यूज द इम्पैक्ट प्लेयर इन द मोस्ट बोल्ड वे, एंड ये क्यों है ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर रखा ऑलरेडी जब एलएसजी के साथ मैच हुआ था। तो इफ यू वांट यू कैन चेक आउट दैट एनालिसिस ऑन अ पॉडकास्ट। डीसी ने 2-3 चेंजेस करे हुए थे। शाय होप को इंजरी थी, ईशांत शर्मा को इंजरी थी, तो यहाँ पे कौन आता है, मुकेश आता है यहाँ पर एंड नोरकिया आ जाता है। सो बॉलिंग यू कुड आर्ग्यू इन अ सेंस थोड़ी स्ट्रेंथन और हुई है, बिकॉज शाय होप चला गया तो एक फॉरन स्लॉट खाली हो गया एंड मुकेश भी आ गया, एंड पहला और तो उसने बहुत अच्छा डाला था नंदलेस। बट कमिंग ऑन टू द गेम नाउ, फर्स्ट इनिंग्स के पावर प्ले की बात करते हैं। व्हाट अ सुपर्ब स्टार्ट बाय दिल्ली कैपिटल्स। 31 for 2 हो गई थी राजस्थान वहाँ पे। अ टीम दैट बोस्ट्स ऑफ द लाइक्स ऑफ यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, सब स्ट्रगल कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल को जो आउट किया मुकेश ने, जो मूवमेंट था उस बॉल पे, कंप्लीटली स्विंग की वजह से बीट हुआ है यशस्वी जायसवाल। ग्रेट बॉल एंड अ ग्रेट ओवर, बट उसके बाद क्या करने लग गया भाई। जब सैमसन आता है, इतनी अच्छी ऊपर की लेंथ पे स्विंग कर रही थी बॉल, छोटी बॉलें फेंकनी शुरू हो गई, 2 चौके उसने जड़ दिए, फिर ऊपर वाली बॉल पे भी चौका खा लिया क्योंकि डीरेल हो गया आप रिदम से। तो आई थिंक मुकेश ने अपने इस पूरे मैच में खुद के टांग भी कुल्हाड़ी मारी है बाय अननेसेसरली एक्सपेरिमेंटिंग इन हिज सेकंड ओवर जो कि पावर प्ले के अंदर ही था। बट नॉनदलेस खलील अहमद 3 ओवर डालता है पावर प्ले के अंदर ही, एंड तीसरे ओवर में संजू सैमसन का भी विकेट मिल जाता है, और यू कुड आर्ग्यू कि सैमसन ने गिफ्ट कर दिया काइंड ऑफ अ विकेट। बट बटलर दूसरे पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था, विच इज़ वाई यू विल सी कि अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड ओवर ऑफ मुकेश जहाँ पे सैमसन ने 3-4 चौके लगा दिए, कुछ खास रन आए ही नहीं थे, इसीलिए से 31 रन थे। 31 रन इज लेस देन 6 रन एन ओवर यार, पैथेटिक स्टार्ट है ये। ऑलमोस्ट 5 रन एन ओवर से आप खेल रहे हो पावर प्ले के अंदर, तो बहुत ही बुरी स्टार्ट रही थी यहाँ पे बटलर की एंड राजस्थान की। एंड देन वी सी जो 6 से 10 ओवर के बीच का फेस था, वहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, कुलदीप यादव, नक्शा पटेल, एंड नचा के रख दिया स्पेशली बटलर को। एंड दिस इज माई बिगेस्ट इशू विद द इंग्लिश प्लेयर्स, दीज गाइज स्ट्रगल सो मच अगेंस्ट स्पिन, पर्टिकुलरली रिस्ट स्पिन। कोई कमी है इनकी भाई, हेरिडिटरी है क्या ये सीन कुछ। जॉर्ज बटलर ने जो शॉट खेला कुलदीप यादव को, क्या सेंस था उसका। when the ball is turning towards you, because वो एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो बॉल पड़ के अंदर आएगी तुम्हारे लिए, तुम क्या सोच के रिवर्स स्वीप मारने जा रहे थे। क्लियरली शोज कि आप हाथ से बॉल रीड नहीं कर पा रहे हो, समथिंग दैट वी ऑल्सो सॉ इन द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो कि अभी अभी हुई है। हर बैट्समैन की कहानी थी ये, तभी कुलदीप यादव इतना सक्सेसफुल भी था। तो तुम क्या सोच रहे थे भाई, बेवकूफों की तरह आउट होके आ गए। एंड ऐसे ही चलता रहा तो आई डाउट ही विल हैव अ ग्रेट सीजन इन दिस IPL। जस्ट 2 मैचेस, आई होप ही इम्प्रूव्स, बट द साइंस आर नॉट लुकिंग गुड। एंड सो इसी के चलते हम देखते हैं कि रियान पराग टाइम ले रहा था अपना, पता है 2-3 विकेट गिर चुके हैं। सरप्राइजिंगली अश्विन आता है भाई बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पे। एंड ये जो 6 से 10 ओवर का जो फेज है ना, ये जो 4 ओवर थे बीच के, राजस्थान के 58 रन होते हैं बाय द 10th ओवर, ठीक है, 3 विकेट गिरे हुए थे। 58 रन होना मतलब सिर्फ 27 रन आए इन 4 ओवरों में, क्वाइट लो। एंड इसका एक मेन रीजन क्या था, रियान पराग टाइम तो ले ही रहा था जो ले रहा था, अश्विन जो है ना वो सिंगल लिए जा रहा था। एंड आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ अश्विन, यू ऑल नो, बट मैंने खुद क्वेश्चन किया इस बात को कि ये अश्विन नंबर 5 पे आके क्या कर रहा है, अगर सिर्फ सिंगल्स ही निकालने तो वो तो मेन बैट्समैन भी कर लेगा। प्रेशर तो तब है ना जब आप आउट ऑफ योर रिदम जाके मारने जाओ, उस काम के लिए अश्विन को भेजा हुआ है पिंच हिटिंग के लिए, तो वो बैट्समैन की तरह क्यों खेल रहा है, वो तो नॉर्मल बैट्समैन भी कर लेगा, प्लस इसी बहाने सेट भी हो जाएगा।
एंड जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू क्वेश्चन दिस, अश्विन ने तोड़ना शुरू कर दिया। कुलदीप यादव को छक्के लगाए, उसके बाद पेसर पे 2-3 पुल के छक्के लगा दिए और एकदम सी स्ट्राइक रेट अपनी 150-200 की कर दी। एंड अगर अश्विन ये काम करता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद हिम बैटिंग अप द ऑर्डर, क्योंकि अगर अश्विन जैसा बंदा ऊपर बैटिंग करने के आ रहा है, इट इज काइंड ऑफ द वे नारायण इज यूज बाय अपना KKR, इन द सेंस कि अश्विन अगर 5 डाउन 6 डाउन आएगा तो कहने को तो बैटिंग एक्सटेंड हो रही है, बट ही वुड नॉट बी एज इफेक्टिव एज ही यूजुअली इज इन द टेस्ट मैचेस। T20s में इतना इफेक्टिव नहीं है एज अ बैट्समैन, तो मे बी पुश हिम अप द ऑर्डर एज अ पिंच हिटर, जिसकी वजह से बाकी सारे बैट्समैन एक एक नंबर नीचे हो जाएंगे, लेकिन फिर नंबर 6 नंबर 8 तक जो है पूरी बैटिंग हमारी प्रॉपर बैट्समैन से भरी होगी। तो आई थिंक वही स्ट्रैटेजी RR भी अपना रही है एंड अश्विन विल कंटिन्यू टू पे इट ऑफ। 1-2 सीजन पहले भी उसने, आई थिंक लास्ट सीजन था या पहले की बात है, जो उसने मैच जिता भी दिया था ऐसे छक्के मार मार के, तो एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, बट ही हैज़ टू कंटिन्यू दिस वे। ही डिड हिज जॉब। 10 से 15 ओवर के बीच अगर हम लोग फेस की बात करें, 50 पार्टनरशिप होती है रियान पराग और अश्विन की। अल्टीमेटली ही गेट्स आउट टू अक्षर पटेल स्लॉगिंग, तो अपना जॉब करके दिया। 150 की स्ट्राइक रेट से खेला भी है उसने। 108 रन हो चुके थे 4 विकेट के लॉस पे आफ्टर 15 ओवर्स। दिस मेंट कि 50 रन आए हैं आपके इस फेज में, तो एकदम से आपने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था क्लियरली, एंड रियान पराग ने भी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था यहाँ तक आते आते। बट मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर अश्विन आउट हुआ है तो अभी आप हेटमायर को क्यों नहीं भेजोगे? वाई ध्रुव जुरेल, एज गुड एज ही हैज बीन एंड अल्टीमेटली उसने भी अच्छा ही खेला, अच्छा कैमियो देखे गया। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हेटमायर जैसा बंदा अगर नंबर 6 पे भी नहीं आ रहा तो वुड इट नॉट बी टू लेट, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 ओवर ही बचे थे जब अश्विन आउट हुआ था, तो उतने में हेटमायर को ही भेज देते भाई, थोड़ा टाइम उसको भी मिल जाता। बट ध्रुव जुरेल को भेजा जाता है एंड ही ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्विक फायर कैमियो एंड अंटिल द पॉइंट ही गेट्स आउट, हिट विकेट हो जाता है, हिट विकेट का प्ले डाउन हो जाता है एंड फिर हेटमायर आता है एंड देन वी सी नॉट ओनली हिम चार्जिंग बट रियान पराग ने जो एक्सेलरेशन मतलब निकाल के दिया है। लेट मी जस्ट टेल यू राजस्थान ने किस लेवल की परफॉर्मेंस दी है आखिर के 5 ओवर में, ठीक है? कंपेयर करके बता दूं कितना अच्छा है वो। 185 रन बनाती है राजस्थान आफ्टर द एंड ऑफ 20 ओवर्स। 77 रन आते हैं आखिरी के 5 ओवर में। अब आप कहोगे 77 रन, चलो बहुत अच्छी बात है। वॉट मेक्स दिस इवन मोर स्पेशल इज, अभी सनराइजर्स ने 277 रन मारे थे, उन लोगों ने आखिरी के 5 ओवर में अपने 75 रन मारे हैं। राजस्थान ने यहाँ पे 77 रन मारे हैं। दे हैव डन बेटर देन SRH इन दैट गेम। दिस शोज द लेवल एट विच रियान पराग एंड राजस्थान वर इन दोज लास्ट 5 ओवर्स एंड कैसे DC से गेम एकदम छीन लिया। रियान पराग फाइनली गेटिंग टू बैट एट नंबर 4, गेटिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैप्टन संजू सैमसन। इससे पहले तू पर बैटिंग करता ही था, हैड अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन। जिस तरीके से उसने अभी तक प्रूव करके दिया है अपने आप को, जो साइंस दिखा रहा है वो, ही लुक्स एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच। एंड अगर वो ऐसा सीजन पूरा खेलता है, आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप में आएगा, बट वो टाइम दूर नहीं जब उसको इंडिया की T20 साइड के लिए कॉल अप आएगा, अगर ऐसा खेलता रहा तो। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली इसे पावर हिटिंग की हमें ज़रूरत है, एंड अगर ऐसा पावर हिटर हमें मिलता है मिडिल ऑर्डर में, आई वुड रादर हैव अ पावर हिटर लाइक हिम ओवर तिलक वर्मा एट नंबर 4। मैं तो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अनलेस तिलक वर्मा अप्स हिज गेम टोटली इन द पावर हिटिंग जोन। राइट नाउ जितने क्लीन हिट्स जो रियान पराग मार रहा है, अगर ऐसे ही मारता रहा, वही प्रोवाइडेड चीज़ है, ही कुड बी अ बेटर एसेट। बॉलिंग भी करके देगा मोर ऑफन देन तिलक वर्मा। बट एनीवे, यहाँ पे नोकिया की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम था, जो कि फाइनली इंजरी से वापस आ रहा था। भाई गंदी तोड़ाई हुई है भाई। इनफैक्ट अक्षर पटेल और खलील अहमद को हटा दो, हर किसी की पिटाई हुई है। कुलदीप यादव इनिशियली वाज डूइंग वेल, अल्टीमेटली ही आल्सो गेट स्मैश फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, सो वाज नोकिया। 40, 45, 50 रन लोगों ने खाए एंड इसी के चलते हुए ना टाइड एकदम ही शिफ्ट हो गई थी राजस्थान की तरफ। एंड देन व्हेन DC केम इनटू बैट, एक बहुत ही डबल साइडेड पावर प्ले में कहूँगा, बिकॉज ऑन वन हैंड यू वुड से 59 रन बन गए, तो ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की रन रेट से खेल रहे हैं, बट 2 विकेट भी गिर गए थे, ठीक है? एंड 2 एट लीस्ट 1 क्रूशियल विकेट इन मिचेल मार्श। रिकी बॉय जिस तरीके से आउट हुआ है, दोनों एक ही ओवर में आउट हुए थे बर्गर के, जिस तरीके से वो आउट हुआ है भाई, मतलब आई एक्सप्लेन मी वन रीजन वाई पृथ्वी शॉ इज नॉट स्टार्टिंग ओवर रिकी बॉय। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। दी ओनली रीजन कुड बी हिज फिटनेस, एंड वो आपको पता नहीं था कि अभी फिटनेस ऐसी है उसकी, क्या 2 महीने में चेंज हो जाएगी ऑक्शन के बाद, तो क्यों रिटेन करोगे उसको फिर? बिकॉज यू आर क्वाइट लिटरली वेस्टिंग हिज टैलेंट ऑन द बेंच। वो कितना ही बुरा खेल रहा हो, इससे तो बेटर ही खेलेगा भाई।
रिकी वो किस तरीके से आउट हुआ यार, डर के। जैसे एक टाइम पे इंडिया के प्लेयर हुआ करते थे ओवरसीज में, जब बाउंसर डरा करते थे तो वो दिन गए भाई। वेरी वेरी अगली वे ऑफ गेटिंग आउट आई वुड से। मिचेल मार्श तो चलो ठीक है, आउट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, बट बर्गर एंड बोल्ट दोनों 3-3 ओवर डालते हैं। सरप्राइजिंगली बोल्ट को एक भी विकेट नहीं मिलता है इस बार। यूजुअली अपने पहले ओवर में विकेट निकाल के देते हैं वो, तो दैट वाज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं 10 ओवर के एंड तक 89 रन बन जाते हैं डीसी के, विच मीन्स 30 मोर रन इन द नेक्स्ट 4 ओवर्स। नॉट दैट फास्ट, बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक भी विकेट नहीं गिरता, एंड प्लस इतना ज़्यादा रन मारने की जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज टारगेट को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 200-220 का टारगेट चेस कर रहे हो, ये आप इतने रन रेट पे खेलना मिडिल ओवर्स में अफोर्ड कर सकते हो, तो दैट वाज नॉट एन इशू। वार्नर जो है वो हमारा एक्सेलरेट कर रहा था, नाइस टू सी कि वो इस फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे वापस। जो स्पिनर्स थे अश्विन एंड चहल, उन्होंने रन रोक के रखे हुए थे दूसरे एंड से, वो ही बड़ा मजा आता देखने में भाई, किस तरीके से इन दोनों को यूटिलाइज करा है संजू सैमसन ने। आई विल टॉक मोर अबाउट दिस एज विल टॉक अबाउट द लास्ट 5 ओवर्स। 15 ओवर जब खत्म होते हैं तब 120 रन बन चुके थे, और इस फेज में दिल्ली बहुत ढीली पड़ गई, बिकॉज 2 विकेट भी गिरते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ 31 रन आते हैं 30 बॉल्स पे, 5 ओवरों में। तो 30 बॉल्स पे सिर्फ 31 रन मारना और 2 विकेट भी गिरा देना, गेम वेंट कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ राजस्थान बाय दिस मोमेंट। एंड फिर इसके बाद मिरेकल ही चाहिए था एक गेम को वापस लाने के लिए फॉर डीसी। ऐसा क्यों होता है पर्टिकुलरली? पहली बात तो चहल जिस तरीके से ऋषभ पंत को आउट करता है। अ वर्ड ऑन ऋषभ पंत, इज इट जस्ट मी और ही लुक्स फिटर देन ही वॉज बिफोर? लुक्स स्लिमर, लुक्स मोर कॉन्फिडेंट, पता नहीं इंजरी की वजह से क्या है भाई, मुझे नहीं पता। रिकवरी बहुत अच्छी हो गई है, ही लुक्स इन अ मच बेटर शेप, बट ही इज स्ट्रगलिंग टू हिट बिग राइट नाउ। कोई गलती नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स टाइम लगेगा, तो वो हमें एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वो पीरियड होता है ना जो जिससे पहले आप टेक ऑफ करते हो, वो पीरियड आपको, वो टाइम आपको देना पड़ेगा ऋषभ पंत को बिफोर ही स्टार्ट्स टेकिंग ऑफ अल्टीमेटली एंड रिटर्न्स टू हिज नेचुरल सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत स्लो खेला है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या डिड इन द एमआई वर्सेस एसआरएच फिक्सचर। एंड फिर वो एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल में आउट हो जाता है युजवेंद्र चहल पे, ही गेट्स आउट, एंड उसके बाद वो ट्रिस्टन सब्स था, एंड फिर वो बाद में अक्षर पटेल आता है, उन्हीं के ऊपर पूरी जो स्टोरी थी कि ये लोग कहीं से हमें निकाल ले। एंड आखिरी के 5 ओवर में I was so impressed with Sanju Samson's captaincy because going into the last 5 overs, he had all the options in the world. वो चाहता तो 4 ओवर पेसर्स के करा सकता था, चाहता तो सारे के सारे ओवर स्पिनर से भी करा सकता था, पूरी वैरायटी थी उसके पास। स्पेक्ट्रम पे एक एंड से दूसरे एंड तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके पास। ही वॉज रोटेटिंग हिज बॉलर्स वेरी नाइसली, बहुत मजा आया देख के मुझे। एंड अ वेरी गट्सी मूव बाय गिविंग चहल द फर्स्ट ओवर आउट ऑफ द लास्ट 5, एंड ही गेट्स अ विकेट एज वेल। एंड फिर वो अश्विन से बॉलिंग कराता है द नेक्स्ट ओवर, द 17th ओवर, एंड अश्विन ऑल्सो ऑलमोस्ट गॉट ट्रिस्टन स्टब्स जब वो एक सिटर सा कैच छोड़ दिया बोल्ट ने, एंड वहां से गेम पलट गया। फिर अश्विन वहां तक उस मोमेंट तक बड़ी तगड़ी तगड़ी कैरम बॉल भी फेंक रहा है, एकदम बढ़िया लैंड हो रही है, सब हो रहा है। जैसे वो कैच छूटा उसके बाद 2 छक्के खा गया। एंड यू हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो विकेट नहीं, उसका विकेट का कैच छोड़ देते हो आप, एंड देन ही गेट्स स्कोर्ड ऑन फॉर अ कपल ऑफ सिक्सेस। Not using this as an excuse because Ashwin should be doing better, but you have to feel for that guy. वहाँ पे कैच पकड़ा जाना चाहिए था, एंड गेम क्वाइट फ्रैंकली वहीं पे खत्म हो जाता अगर बोल्ट ने वो कैच पकड़ लिया होता तो। बट इसी के चलते ट्रिस्टन स्टब्स जो है, जब उसको वो एक सेकंड लाइफ मिली, ही गॉट मैड आफ्टर दैट भाई। हर किसी को छक्के मार रहा है वो, टू द पॉइंट कि गेम एक्चुअली में लास्ट ओवर तक आते आते इट बिकेम अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी फॉर डीसी टू विन द गेम। एंड यहाँ पे वंस अगेन भाई क्रेडिट टू सैमसन फॉर गिविंग दैट लास्ट ओवर टू आवेश खान। एंड इसके 2 साइड्स हैं। अगर आवेश खान ने वो मैच हरवा दिया होता तो सबसे ज़्यादा गाली भी सैमसन को ही पड़ रही होती, एंड दैट इज द डील यू मेक विद द डेविल। अगर आप ऐसा गट्सी रिस्की मूव ले रहे हो, पुल ऑफ हो गया तो बहुत तारीफ होगी, नहीं हुआ तो भाई गाली ही पड़ेंगी। तो क्योंकि पुल ऑफ हो गया, वी हैव टू प्रेज हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ट्रस्टिंग आवेश खान विद द लास्ट ओवर व्हेन यू हैड 1 ओवर फ्रॉम बोल्ट, 1 ओवर फ्रॉम बर्गर, उसके बाद भी अपने आवेश खान से डलवाया लास्ट ओवर, एंड आवेश खान ने सिर्फ 4 रन दिए लास्ट ओवर में, जब ट्रिस्टन स्टब्स भी खेल रहा था, जिसने उससे पहले के 2 ओवर में आतंक मचा रखा था। क्रेजी बॉलिंग यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आवेश खान इतनी अच्छी बॉलिंग करके देगा। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके साथ भी यही हाल था तो, बिकॉज मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था ये। बट ऑल इन ऑल another convincing win in the end for Rajasthan Royals. DC struggling. Am I surprised? Absolutely no. I think this is going to be the tail of their season. They will not maybe finish in the bottom 2
बट क्वालिफाई भी नहीं करेंगे. आई थिंक वो बीच में ही कहीं और मे बी द लोअर ऑफ द टेबल उसमें स्ट्रगल करेंगे. एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न दे ऑलवेज स्टार्ट रियली वेल. द क्वेश्चन इज इफ दे कैन कैरी दिस फॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, especially in the home games. अगर वो होता है, they can surely make a case for the title. But now let's move on to the next game which is supposed to be happening tomorrow. LSG versus Punjab Kings. ठीक है, इस मैच का डिटेल में प्रीव्यू निकालेंगे. 5 सेगमेंट होंगे. पिच और कंडीशंस की बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, प्लेइंग 11s की बात करेंगे, दोनों की अपने की बैटल्स की बात करेंगे, प्रेडिक्शंस की बात करेंगे. 5 सेगमेंट होंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज पिच क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए. एकाना में मैच है, ठीक है, पहला मैच है सीजन का एकाना में. आई हैव टू एक्सपेक्ट अ स्लो टर्नर है. आई कांट हेल्प बट एक्सपेक्ट अ स्लो टर्नर. कई सारे रूमर्स आए थे वर्ल्ड कप के टाइम पे कि लखनऊ की पिच अपेरेंटली चेंज करने वाले हैं, वहाँ पे भी एक डिसेंट विकेट बन जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली. जिनको इंग्लैंड और इंडिया वाला मैच याद है, सबको याद है कैसी विकेट खेली थी. एंड आई एक्सपेक्ट नो लेस. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एकदम से एक बहुत ही हाई स्कोरिंग विकेट हो जाएगी, अनलेस दे ऑल सरप्राइज अस, हु नोस. बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, आई थिंक ट्रेड तो वही लग रहा है. एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि स्लो टर्नर ही होगी एंड होनी भी चाहिए. मैंने ये एलएसजी के स्क्वाड एनालिसिस के टाइम पे कहा था बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल कि इनके स्क्वाड की स्ट्रेंथ जो है, इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, इनको स्लो टर्नर ही रखना चाहिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्लो टर्नर देयर. एंड सो कई बार टेम्पटेशन होती है ऐसे में कि पहले बैटिंग कर लो और टारगेट बना के ऑपोजिशन को प्रेशर में डालो चेस के वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड भी है वो 7 में से 4 बार वो टीम जीती है जो पहले बैटिंग करी है. सिर्फ 2 बार जो टीम चेस करी है वो जीती है, 1 बार तो नो रिजल्ट था. तो हेविली इन फेवर ऑफ बैटिंग फर्स्ट है. द ओनली थिंग दैट आई कैन क्वेश्चन इज कि शायद ड्यू फैक्टर की वजह से आदमी टेम्प्ट हो जाए चेस करने के लिए. सो टॉस में क्वाइट फ्रैंकली आप दोनों ही डिसीजंस ले सकते हो, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, बट यू माइट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बैटिंग फर्स्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पिच. ठीक है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ दिस गेम. मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड सेकंड सेगमेंट. यहाँ पे हम देखते हैं कि यार 3 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में. 2 बार एलएसजी जीती है, 1 बार पंजाब जीती है. पंजाब कहाँ जीती है? एकाना स्टेडियम के अंदर ही जीती है और चेस करते हुए जीती है. तो इनका जो पर्सनल हेड टू हेड रिकॉर्ड है दैट डज नॉट रियली सिंक विद द ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ द एकाना स्टेडियम. बट इन 3 मैचेस में से एक मैच वो भी था जब इन एलएसजी ने 257 रन बनाए थे लास्ट सीजन. तो दे लाइक द बॉलर्स ऑफ पंजाब एज वेल. ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बुरी हिस्ट्री रही है इनके साथ. दे ऑल्सो हैव द अपर हैंड हेड टू हेड. तो एलएसजी का पल्ला थोड़ा सा भारी तो पड़ेगा हिस्टोरिकली स्पीकिंग. बट एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जो गेम पंजाब जीती भी है ना एकाना में, वो मरते मरते जीती थी. वे आर चेजिंग 160 एंड वो आखिरी ओवर में आके से 2 विकेट बचे थे इनके, समहाउ दे वन. तो यू कुड आर्ग्यू कि 2-1 ऑन पेपर है टुवर्ड्स एलएसजी, बट इट कुड हैव बीन 3-0 एज वेल, हु नोस. क्योंकि एलएसजी की बाकी 2 विन्स कन्विंसिंगली आई हैं, बहुत आराम से आई हैं. सो हेड टू हेड रिकॉर्ड डेफिनेटली फेवर्स एलएसजी है. मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11s. ठीक है, पंजाब की जल्दी से बात कर लेता हूँ पहले. पंजाब के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लाइनअप. मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करने वाले हैं ये लोग. क्वाइट फ्रैंकली कुछ ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते बिकॉज दिस इज द बेस्ट दैट दे कैन गिव, दे कैन ऑफर आउट ऑफ देयर स्क्वाड. इससे बेटर लाइनअप है ही नहीं कोई. एक टेम्पटेशन क्या होगी कि क्या मैं सिकंदर रजा को खिला लूँ, बिकॉज उसका रिकॉर्ड एलएसजी के अगेंस्ट अच्छा रहा है. एंड बेस्टो का पिछले 2 मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उससे पहले इंटरनेशनल फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है. तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है. प्रभ सिमरन कैन मूव अप दी ऑर्डर. कीपिंग के भी कोई इश्यूज नहीं है, कीपर्स और बड़े पड़े हैं हमारे पास. एंड और किस फॉर्नर को आप निकालोगे भी? रबाडा को नहीं निकालोगे, सैम करन को नहीं निकालोगे, लिविंगस्टोन को नहीं निकालोगे आफ्टर द लास्ट गेम. तो बेस्टो ही बनता है निकलना. तो दिस कुड बी वन स्वैप दैट यू कैन एंटरटेन, बट आई डाउट कि बेस्टो को हटाएंगे क्योंकि अभी भी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं. हु नोज ही परफॉर्म्स. सो द लाइनअप वुड बी धवन, बेस्टो, प्रभ सिमरन, लिविंगस्टोन, सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक आ जाएंगे, हरप्रीत बार होंगे, हर्षल पटेल होंगे, रबाडा एंड दीपक चहर. विच मीन्स 11 में से नंबर 9 तक आपकी बैटिंग हो जाएगी. बहुत डीप बैटिंग है. इम्पैक्ट प्लेयर में अर्शदीप सिंह आ जाएंगे, शशांक चले जाएंगे. तो बैलेंस इस टीम में अच्छा ऑफर हो जाता है पंजाब को. आई थिंक ये बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है. बट अगर मैं एलएसजी की बात करूँ, यहाँ पे मेरे जो है थोड़े से अलग ओपिनियंस हैं. जो एलएसजी ने पहले मैच लाइनअप खिलाई है, मैं उससे अग्री करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, टैक्टिकली भी एंड ऑन पेपर भी. मैं वही लाइनअप दूंगा जो मैंने स्क्वाड एनालिसिस के टाइम पे दी थी बिफोर दी आईपीएल. एंड उसके क्या रीजंस हैं मैं वही बताता हूँ आपको. मेरे हिसाब से स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली क्विंटन डिकॉक को मिस करना पड़ेगा, मेयर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा.
मेयर्स विल स्टार्ट अलोंगसाइड केएल राहुल बिकॉज ही वांट्स टू ओपन. पर्टिकल 1 डाउन पे आएंगे. 2 डाउन पे पूरन आना चाहिए. कोई और बैट्समैन बदोनी नहीं आनी चाहिए. क्यों, ये मैं बताऊंगा. पूरन एट 2 डाउन, उसके बाद दीपक हुडा, फिर स्टॉइनिस आ जाएगा, फिर कुणाल पांड्या आ जाएगा. आई विल ऑल्सो हैव गौतम. ही इज ऑल्सो अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि दोनों एस्पेक्ट्स हमें लाके दे सकता है. कृष्णप्पा गौतम. फिर नवीन को मैं खिलाऊंगा. फिर मोहसिन एंड बिश्नोई. तो मतलब 11 में से 9 बैटिंग ऑप्शंस इनके पास भी आ गए. नवीन तक सब लोग बैटिंग कर सकते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर पर मैं बदोनी को ला सकता हूँ, चाहूँ तो अमित मिश्रा को भी ला सकता हूँ. बिकॉज बदोनी को अगर मैं ना भी लाऊँ तो भी मुझे 9 बैटिंग ऑप्शंस मिल गए. तो मुझे बैटिंग की डेप्थ मेरे पास काफ़ी इतनी ज़रूरत है नहीं. ये फ़ायदा है विच अलाउज मी टू हैव 1 मोर स्पिनर लाइक अमित मिश्रा. और घर पे 91 वैसे भी स्लो टर्नर है, तो हमें एक और स्पिनर मिल जाए तो क्या ही बात है भाई, मज़ा ही आ जाएगा. क्यों मैं इस लाइनअप को कह रहा हूँ, पहली बात तो ये पहला पॉइंट यही था कि इस प्लेइंग 11 में 8 बॉलिंग ऑप्शंस और 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं. इफ़ यू सी केएल राहुल, पडिक्कर एंड पूरन, इन तीनों को हटा के हर कोई बॉलिंग करता है. मेयर्स भी बॉलिंग करता है. तो बहुत डेप्थ है. इम्पैक्ट प्लेयर में अगर अमित मिश्रा को ले आओगे तो 9 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, 9 बैटिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे. मज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा इस टीम पे. सेकंड है, अगर ये पेसी विकेट होती तो गौतम की जगह आप यश ठाकुर को ला सकते थे, बट मैं अभी क्यों नहीं लेके आ रहा. पहली बात तो 91 में मैच है. दूसरी बात ये, लास्ट मैच में जो आरआर का मैच था, हमें क्लियरली दिख गया था एक बहुत बड़ी वीकनेस एलएसजी की क्या है. उनकी जो इंडियन पेसर्स हैं, बिकॉज फॉरेन पेसर कोई बचा ही नहीं है नवीन उल हक के अलावा. पहले मार्क वुड था, वो है नहीं. जो इनएक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है. यश ठाकुर और मोहसिन खान पे आप कैसे डिपेंड कर सकते हो टू लीड योर पेस अटैक. कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इन लोगों को बेचारों को. सो मेयर्स कैन कम इन टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन द सेंस कि उसके पास ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही ऑफर्स यू अनदर ऑप्शन. तो आप सेम नंबर ऑफ ओवर्स को मल्टीपल लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. प्लस ही इज़ अ क्विक बॉलर, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकता है. शुरुआत के 2-3 ओवर निकालने हो निकाल के दे सकता है. फॉर जस्ट दैट रीजन आई थिंक ही विल हैव टू स्टार्ट ओवर क्विंटन डिकॉक. कीपिंग तो वैसे भी केएल राहुल कर ही रहा है. अनदर पॉइंट इज और राधा आई वुड से ठीक है यार, मैंने शायद सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगा इसके ऊपर. की बैटल्स पे चलते हैं. ठीक है, पहला की बैटल होने वाला है पूरन वर्सेस दीपक चहर एंड हरप्रीत ब्रार. अगर नंबर 4 पे पूरन आ रहा है, एंड हाँ ये पॉइंट मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजिकली मैंने पूरन को नंबर 4 पे क्यों रखा है. लास्ट मैच में हमने ये भी देखा था कैसे जो फॉरेन पावर हिटर्स थे एलएसजी के, सबको इतना नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया. और अब टॉप सारे इंडियंस थे अपार्ट फ्रॉम क्विंटन डिकॉक, जिनमें कोई फायर पावर थी ही नहीं. चाहे वो केएल राहुल खुद हो, चाहे वो पर्टिकल हो, चाहे वो अपना बदोनी हो. इन लोगों को इवन आउट करना पड़ेगा. बीच में एक पावर हिटर डाल के, फिर एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन प्लेयर को डाल के, फिर दोबारा पावर हिटर डाल के, फिर दोबारा एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल प्लेयर को डाल के, ऐसे इवन आउट करना पड़ेगा. सबको एक साथ भेज दिया तो पहले स्ट्राइक रेट बहुत लो रहेगी और फिर सारे के सारे पावर हिटर एक साथ आ जाएंगे. डजंट मेक सेंस. तो पूरन को ऊपर बैटिंग कराओ, अच्छा मिक्स ऑफ पावर हिटिंग रखो थ्रू आउट द गेम. पूरन जब आएगा मिडिल ओवर्स में नंबर 4, ही वुड लुक टू एक्सप्लॉइट हरप्रीत ब्रार एंड दीपक चहर, जिन दोनों की बॉल टर्न होकर अंदर आती है. तो इसको अगर वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, नथिंग लाइक दैट, मिडिल ओवर्स सॉर्ट हो जाएंगे एलएसजी के फॉर श्योर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट की बैटल वुड बी फॉर मी बिश्नोई वर्सेस द इंग्लिश बैट्समैन, पर्टिकुलरली लिविंगस्टोन एंड सैम करन, जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा है. हर इंग्लिश बैट्समैन का, अभी मैंने लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करा जब हम लोग राजस्थान और डीसी की बात कर रहे थे, तो पता नहीं हेरिडिटरी है क्या, लेग स्पिनर से बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई. एंड ऑन अ पिच दैट इज ऑलरेडी सपोर्टिंग द स्पिनर्स, बिश्नोई वुड लव टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस एंड एक्सप्लॉइट द मिडिल ऑर्डर ऑफ पंजाब एज वेल. सैम करन एंड लिविंगस्टोन का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है. बिश्नोई वॉज रिसेंटली द नंबर 1 रैंक T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, तो मजा आएगा वो देखने में भी. थर्ड की बैटल वुड बी मोहसिन वर्सेस बेस्टो. एंड मैं ये क्यों कहता हूँ, बेस्टो के पास गोल्डन चांस है ये टू एक्सप्लॉइट एन इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप एंड रीगेन सम फॉर्म. कई लोग कहेंगे कि यार अपना अगर मेयर्स डालेगा या फिर जो दूसरा है नवीन उल हक डालेगा, वो लोग भी तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, डिसीव कर सकते हैं. करने को डिसीव तो यश ठाकुर और मोहसिन खान भी कर सकते हैं, बट गिवन देयर इनएक्सपीरियंस आई थिंक बेस्टो वुड बी टेम्प्टेड टू टारगेट देम फर्स्ट. मे बी प्ले आउट दी ओवर्स ऑफ नवीन उल हक, जो कि अपना वैसे भी पेस को बड़े अच्छी तरीके से मिक्स करता है विद द कटर्स. अगर यहाँ पे बेस्टो एक्सप्लॉइट कर देता है, देन मे बी ही कैन ऑल्सो गो ऑन टू एक्सप्लॉइट द स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स. वो रिदम और मोमेंटम की बात होती है, एक इनिंग की बात होती है. तो मोहसिन खान के पास एक चैलेंज है कि एक अंडर परफॉर्मिंग बैट्समैन से पिट ना जाए. उसका विकेट लेके देखा है, पुट हिम अंडर मोर प्रेशर, वो मुझे देखने में बहुत मजा आएगा. एंड लास्टली द ऑब्वियस वन, केएल राहुल वर्सेस रबाडा.
केएल रबाडा वर्सेस क्विंटन डिकॉक भी कह सकते थे, दोनों साउथ अफ्रीकन है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी कि केएल राहुल कैसा खेलता है. A big decision for him by choosing to open the innings. I don't get why he would do that personally, because वर्ल्ड कप में खेलना तो मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, बट अब अगर कर ही लिया है तो ही इज कमिंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. रबाडा विद द न्यू बॉल, भाई उसकी स्ट्राइक रेट आईपीएल की पता लोएस्ट है amongst all the top bowlers. Would love to see how he tackles Rabada, especially given the fact कि उसकी जो लास्ट इनिंग्स थी आरआर के अगेंस्ट, ऑल्दो कुछ 50-50 मारे थे लेकिन बहुत स्लो खेला था. यहाँ पे कैसा खेलता है, इतना प्रेशर भी शायद नहीं होगा बिकॉज एकाना पे ऑलरेडी हाई स्कोर्स बनते नहीं है. किस तरीके से मनूवर करते हैं इनिंग्स को, क्या रबाडा उसका विकेट जल्दी ले लेगा एंड मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर देगा, देखने में बहुत मजा आएगा. Big responsibility on KL Rahul as a captain and as an opening batsman in this game. Needless to say that. Coming on to the last segment, which is the predictions. I think on paper you cannot argue LSG is a better team. They should be winning this. Also playing at home. एक तो ये रिकॉर्ड पता नहीं क्या चल रहा है भाई, जो टीम होम पे खेल रही है वो जीती रही है. तो even that record favors LSG here. Plus, I think the over-reliance of Punjab on the English players and the fact that these English players will have to play on a spinning wicket against wrist spinners, वो एक losing situation है पंजाब के लिए. They will have to rely heavily on their Indian batting core to see them through, and वो core बहुत ज़्यादा फॉर्म में है नहीं. And so for those reasons, I feel शायद पंजाब मिस आउट कर जाए. Plus they don't really have great spinners as well to exploit the situation, to exploit the pitch. LSG have better spinners, clearly, and more options. तो पिच के अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग, लॉजिकली मुझे लग नहीं रहा कि कैसे पंजाब जीतती है. बट आईपीएल में कुछ भी हो सकता है. यूर ऑलवेज इन फॉर सरप्राइजेस. लास्ट मैच भी पंजाब ही जीती थी एकाना में अगेंस्ट LSG, तो कुछ भी हो सकता है. बट माई बेट इज कि LSG को जीतना चाहिए ये गेम. बट ठीक है, यहाँ से हमने क्रिकेट की बहुत बातें कर ली. नाउ वील मूव ऑन टू फुटबॉल. हमने लास्ट पॉडकास्ट में बार्सिलोना के ट्रांसफर रूमर्स को कवर किया था. काफ़ी लॉजिकली बात कही थी सबकी. जिन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ, भाई मैं बारसा की टी शर्ट पहनी हुई, मैं बारसा फैन ही हूँ. एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड टुडे बिकॉज मोहित द अदर मैन ऑफ द शो, जो कि मेरा भाई है, वो भी इस पॉडकास्ट में होता है यूजुअली. उसकी टीम रियल मैड्रिड है एंड वी कवर रियल मैड्रिड ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ डिटेल, जस्ट एज मच एज बार्सिलोना. एंड मैड्रिड को भाई मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से. एंड मैं पहले बता दूँ, जो लोग पहली बार मेरे को इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक लॉजिकल बारसा फैन हूँ. मैं ज़बरदस्ती में अंधभक्ति नहीं करता. मुझे लगता है रियल मैड्रिड से हमें बहुत कुछ अभी सीखना चाहिए. एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज द वे दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स इन द ट्रांसफर विंडो. इट इज़ प्रेज वर्दी. एंड ये बात एकदम से कहाँ से आई है, ठीक है. अभी जो लेटेस्ट रूमर्स निकल के आए हैं अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड अल्फोंसो डेविस पोटेंशियली मूविंग टू रियल मैड्रिड, भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है. एंड क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज एम्बापे क्वाइट फ्रैंकली कंफर्म्ड है आना, ठीक है, उसको तो मान कर ही चलो. नॉट जस्ट द फैक्ट दैट एम्बापे इज कमिंग, बट ऑल्सो जिस फाइनेंशियल पैकेज में वो आ रहा है, इट इज अ स्टील. यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. वो जिस सैलरी पे आने वाला था उससे कम सैलरी पे आ रहा है, ठीक है, फ्री ट्रांसफर पे आ रहा है. आपने कितना पैसा बचा लिया इतना अच्छा नेगोशिएट करके, ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग भाई हम मैड्रिड है, हमारे लिए खेलना तो ऐसे ही खेलोगे, वरना हम मर नहीं रहे तुम्हें साइन करने के लिए. उस एटीट्यूड की वजह से आपने इतने अच्छे चीप साइनिंग, स्टील साइनिंग्स करके लिए. एंड बारसा शुड लर्न फ्रॉम दैट. एम्बापे तो आ रहा है तो इट वॉज ऑलरेडी गोइंग टू मेक द टीम टू स्ट्रॉन्ग फॉर एनीबडी एल्स इन ला लीगा, ठीक है. बट नाउ अगर ट्रेंट या फिर डेविस, दोनों या फिर उनमें से कोई एक भी आ जाए, भाई हम कंपीट भी क्यों ही कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन, अभी कार्वाहाल का सीजन जो है पिछले 1-2 साल से, कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरा जा रहा है. द रियलिटी इसके बहुत पैची रहा है. कभी कभी बहुत अच्छा खेलता है बड़े गेम्स में, कभी कभी बहुत गंदा खेलता है. एंड सो राइट बैक पे अगर ट्रेंट आ जाए, ऑल्दो ही इज नॉट द बेस्ट डिफेंडर, बट द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट ही वुड बी एडिंग ऑन द राइट विंग फॉर रियल मैड्रिड. इमेजिन हिम making those cutbacks and crosses to Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, भाई. And now imagine अगर लेफ्ट बैक पे मेंडी के जगह पे डेवीज आ जाए तो. This is, I'm not even kidding,
दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गैलेक्टिकोज अगर ये सब पुल ऑफ हो जाता है तो. जब पहली बार गैलेक्टिकोस बना था तब वो सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश थे, अपने प्राइम पे थे. दिस इज अ यंगर लॉट विच विल इवेंचुअली बिकम गैलेक्टिकोस फॉर श्योर. All of these guys have the potential to become the best in their position in the next 10 years. चाहे वो विनीशियस हो, एम्बापे तो कह ही सकते हो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी कह ही सकते हो, डेविस भी है वो बंदा, बेलिंगम. 5 प्लेयर तो मैंने ऐसे ही गिना दिया, आधी टीम हो गई. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ न्यू एरा फॉर द गैलेक्टिकोस 2.2. दिस इज इट भाई. इफ दिस एंड्स अप हैपनिंग, बहुत फाइनेंशियल पावर है भाई, वो और भी साइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. 1-2 सुपरस्टार साइनिंग्स और भी लें अगले 1-2 सालों में. सो लेट्स टॉक अबाउट क्या ये एक्चुअली में हो सकता है कि नहीं. अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर की आर्नल्ड की बात करें जल्दी से, वो होना लेस लाइकली है. फर्स्टली बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लब. बचपन से वो लिवरपूल फैन रहा है, कैप्टन भी है वहाँ पे एक वो, गेट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. जो बना है वो क्लब के अंडर ही बना है, तो वो एक लॉयल्टी फैक्टर जैसे हम मेसी के साथ एसोसिएट करते थे. आई एम नॉट सेइंग ऑन दैट लेवल, बट हाँ एक वो उस टाइप का प्लेयर है अलेक्जेंडर फॉर लिवरपूल. द कैच हियर इज क्लॉप अब नहीं रहेगा. कुड दैट टेम्प्ट ट्रेंट टू मूव अवे फ्रॉम लिवरपूल एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज इन हिज करियर? एंड अगर ऐसा होगा तो देयर इज नो डाउट ही वुड नॉट बी टेम्प्टेड टू गो टू रियल मैड्रिड. आई डोंट थिंक ही वुड कम टू बार्सिलोना. ही वुड प्रेफर मैड्रिड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टाइल ऑफ प्ले, बिकॉज ऑफ द हेरिटेज. मेक सेंस ऑल्सो. बट क्या मैड्रिड अफोर्ड कर सकती है? देखो अलेक्जेंडर आर्नल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल खत्म होगा 2025 में. अभी एक और सीजन बचा है. आई थिंक इफ दे वेट इट आउट फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड देन बाय हिम ऑन अ फ्री सो दैट दे कुड सिक्योर मोर मनी फॉर द सैलरीज दैट दे विल बी पेइंग हिम, तब देयर इज अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी. बट क्या हम कह रहे हैं कि डेविस, ट्रेंट और एम्बापे तीनों एक ही साल में आ जाएंगे? आई थिंक दैट इज आस्किंग फॉर टू मच. तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंट इस साल तो आ सकता है. ठीक है, अगले साल भी आएगा. कई लोग पता, कई मैंने इंग्लिश आर्टिकल्स को देखा. एक तो इन लोगों में पता नहीं इंग्लिश मीडिया में क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. मतलब ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बेवकूफ़ी लगती है मुझे तो इन लोगों को अपनी वो नहीं पता, वैल्यू पता नहीं है, बहुत ज़्यादा खास है नहीं. तो ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अपनी लीग के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में. ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि भाई अगर ट्रेंड जाएगा अभी तो मैड्रिड से कम 2-3 टाइम्स अपनी सैलरी चार्ज करेगा एज अपोज टू व्हाट ही इज गेटिंग एट लिवरपूल. एंड आई वाज लाइक ब्रो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैड्रिड क्या है? जब एम्बापे नहीं कर रहा वो चीज़ तो ट्रेंट क्या चीज़ है? ट्रेंट कौन होता है चार्ज करने वाला? मैड्रिड के जो हेरिटेज है, जो अट्रैक्टिव पावर जो है, जो ट्रैक्शन गेनिंग सेंसिबिलिटीज़ हैं, वो सारे प्रीमियर लीग क्लब्स को कंबाइन कर दो, उससे ज़्यादा है. तो स्टॉप विद योर इंग्लिश बायस एंड गेट प्रैक्टिकल. अगर मैड्रिड तुम्हें कॉल कर रही है और तुम्हें वो उतने ही पैसे दे रही जितनी लिवरपूल पे दे रही थी, तुम जाओगे वहाँ पे, अनलेस यू हैव अ जेन्युइन लॉयल्टी विद योर क्लब लाइक मेसी, लाइक ट्रेंट. अगर ऐसा होता है तो अगर वो अगले साल अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता है बिकॉज क्लॉप इज ऑल्सो गोइंग, देयर इज नो वे मैड्रिड विल नॉट साइन हिम. बट आई डाउट इस साल होगा. सेकेंड पॉइंट डेविस का, आई थिंक दैट इज वेरी मच लाइकली टू हैपन दिस सीजन. फैब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्म करके खुद ही बोल दिया है कि भाई डेविस ने ये चीज़ अपेरेंटली कम्युनिकेट कर दी है बायर्न म्यूनिख को कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा. उसका भी कॉन्ट्रैक्ट 2025 में ही एक्सपायर होगा, विच मीन्स 1 मोर सीजन. बट बायर्न के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, आई थिंक समबडी इन पोजिशन ऑफ पावर, उसने अपेरेंटली भी लेटली कहा भी है कि नोबडी लाइक्स टू सेल देयर एसेट फॉर फ्री. विच मीन्स डेविस अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा तो बायर्न म्यूनिख अगले साल तक वेट नहीं करेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का एंड देन वो फ्री में बेचे उसको. दे विल सेल हिम दिस सीजन इटसेल्फ एंड ही कुड वेरी वेल बी अफोर्डेड बाय रियल मैड्रिड, श्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि द आस्किंग प्राइस वुड नॉट बी मोर देन 40 मिलियन 60 मिलियन, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली. सेकेंडली, द अमाउंट दैट दे आर सेविंग अप ऑन द एम्बापे डील because of a free transfer, because Mbappe will be getting much less money than what he would have been getting had he chosen Madrid a couple of years back. उसकी वजह से जितना पैसा बच गया ना मैड्रिड के पास, they can easily allocate that to Alphonso Davies. यार बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं. Don't be fooled by people who are saying कि डेविस और एम्बापे एक ट्रांसफर विंडो में नहीं आ सकते. आराम से आ सकते हैं. हाँ, ट्रेंड भी साथ में आ जाए वो मुश्किल है, विच इज़ वाई आई थिंक
द लाइकली सिनेरियो फॉर रियल मैड्रिड इज गोइंग टू बी एम्बापे तो 100% आ ही रहा है. आई वुड से 60% चांस अभी आई वुड गिव टू डेविज एज वेल. एंड 40% मैं इसीलिए काट रहा हूँ बिकॉज इट इज स्टिल टू अर्ली टू अज्यूम एनीथिंग. वरना तो आई वुड हैव बीन 70-80% फॉर श्योर. तो देयर इज अ बिग चांस कि एम्बापे एंड डेविज आते हैं. एंड देन अगर ट्रेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है, अगर थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी लॉयल्टी के साथ, रेस्ट अश्योर्ड ही माइट ऑल्सो बी ऑन हिज वे टू रियल मैड्रिड नेक्स्ट ईयर. आफ्टर द एंड ऑफ द 2024-25 सीजन नेक्स्ट ईयर जून में we might as well see Trent and Davies starting as fullbacks for Real Madrid, with Vinicius, Mbappe up top, with Bellingham in the midfield. टोनी क्रूज ने भी रिन्यू कर लिया भाई, क्या पता एक और साल रिन्यू कर ले. ही इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी फाइन. दिस टीम वुड बी, कौन हराएगा भाई इस टीम को? क्या सिटी हरा सकती है उस टीम को? फिर आई थिंक सिर्फ वही पास आते हैं. बारसा के लिए तो एज अ बारसा फैन आई वुड नॉट इवन एक्सपेक्ट अस टू कंसिस्टेंटली डिफीट दिस टीम. इट इज़ नॉट इवन फेयर यार. जो हमारी टीम है अभी, एज गुड एज वी आर, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इंजरी भी इतनी होती रहती है. मतलब आई डोंट नो भाई, अभी लेवेंडोस्की भी चला जाएगा 1-2 सालों में. हाउ विल यू कम्पीट अगेंस्ट दिस टीम? ला लीगा इज जेन्युइनली एट द थ्रेट ऑफ टर्निंग इनटू अ वन हॉर्स रेस इफ दे डोंट लेट बार्सिलोना, एटलेटिको एंड अदर टीम्स spend some money in the transfer market यार. They'll have to क्या कहते हैं उसको, soften up their rules, their restrictions on these teams. Madrid तो ऐसे में सर्वाइव कर रही है, hats off to their financial planning. बट थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हर किसी के लिए भी, वरना तो Madrid लेके जा रही है भाई अगले 5-10 साल. फिर तो यू शुड बी डिसअपॉइंटेड एज अ Madrid फैन अगर आप अगले 10 सालों में कम से कम 3 UCL नहीं जीत रहे तो. That's how good the team would be. Very interesting times for La Liga, for football. Let's hope there is a tough competition between the teams, बहुत one-sided ना हो जाए. And of course, we get to see big superstars playing together. On that note, let's end today's podcast. Hope you all enjoyed it. पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. इनफैक्ट वी हैव 2 more channels. ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप्स जो कि हमारा सेकंड चैनल है, जहाँ पे हम ऐसे ही लंबे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बना के अलग अलग टॉपिक्स की उस चैनल पर डालते हैं. एंड ब्रो स्पोर्ट्स लाइव हमारा 3rd चैनल, जहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं कंसिस्टेंटली ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल. IPL का भी अभी टाइम चल रहा है, बहुत लाइव स्ट्रीम्स होंगी, हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो आप. तो फील फ्री टू चेक आउट दोज 2 channels एज वेल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.